Hello dear students, welcome to Dakshina e-learning platform, and today we all are going to discuss about solutions of DT01 और आई होप आप सभी का टेस्ट काफ़ी अच्छा होगा, आप लोगों का प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा होगा बिकॉज इफ़ यू आर नॉट वर्किंग हार्ड दीज आर द वेरी सिली क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चंस हैं। अगर ये भी आपसे नहीं बन पा रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। ठीक है, ओके, स्ट्रेट अवे लेट्स गो टू आवर प्रॉब्लम। So you can see the particular questions were from physical chemistry as well as organic chemistry. So I am going to discuss only physical part and the organic part will be discussed about with your Bintu sir. Let's see. पहला जो क्वेश्चन है दैट इज ऑर्गेनिक, चलिए इसको, ये तो हमारा है DT1, नहीं DT1 लिख देते। नाउ जो हमारा दूसरा प्रश्न है दैट इज ट्रांजिशन मेटल कैन एग्जिस्ट इन टू फिजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा देख लें। ट्रांजिशन मेटल M कैन एग्जिस्ट इन टू ऑक्सीडेशन स्टेट +2 एंड +3 फॉर्म। ठीक है, और ये क्या एक ऑक्साइड बना रहा है, ये एक ऑक्साइड बना रहा है। और ध्यान रखेंगे x की वैल्यू थोड़ा सा 1 से कम है। द रेशियो ऑफ मेटल आयंस इन +3 स्टेट और +2 स्टेट, ठीक है, इन दोनों के नंबर्स के बीच का रेशियो पूछा है। चलिए, तो ऐसा मान के चलते हैं कि जो +3 वाला होगा उसका जो है मैं मान लेता हूँ, लेट्स टेक द नंबर ऑफ आयंस हैविंग ऑक्सीडेशन स्टेट +3, मैंने y मान लिया। ठीक है, अच्छा ये बताओ, ये MXO लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है अगर हमने एक मोल लिया तो कितना होगा? M की संख्या कितनी होगी? M की टोटल संख्या x होगी। क्या मैं गलत बोल रहा? ठीक है, M यानी कि मेटल आयन की टोटल नंबर ऑफ मेटल आयंस हमारे पास होंगे x। ओके, अच्छा चलिए फिर से क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगर हमने +3 वाले ऑक्सीडेशन स्टेट वाले आयन को y मान लिया है तो बताओ कि +2 वाले कितने होंगे? तो टोटल -y, तो टोटल इज x एंड x - y। क्वेश्चन इज आस्किंग कि +3 और +2 के बीच का रेशियो बताइए, यानी कि +3/+2 बताइए, यानी कि क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट दिस रेशियो। ये हमें बताना है, कैसे बताएंगे? चलिए, हमें y की वैल्यू किसी तरीके से पता करनी पड़ेगी। चलिए, बेसिक कॉन्सेप्ट में अगर हमको याद होगा कि ये एक न्यूट्रल है, नहीं ऑक्साइड क्या है? एक न्यूट्रल है। न्यूट्रल का क्या मतलब है कि इस पे कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, अगर आप दूर से देखो तो कोई चार्ज नहीं दिख रहा है। अच्छा, ऑक्साइड है तो ऑक्साइड पे आपको क्या पता होना चाहिए कि ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? +2 होता है। तो ये बंदा बेचारा +2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके, व्हाट डज इट मीन कि टोटल चार्ज ऑन मेटल आयन कितना होना चाहिए? +2 होना चाहिए। -2 है तो +2 भी तो होना चाहिए। ओके, ऑक्सीजन पे -2 होता है ना, तो ऑक्सीजन पे -2 होता है तो मेटल आयन पे +2 होना चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट द टोटल चार्ज ऑन मेटल आयंस कंबाइंड। अच्छा, तो अब थोड़ा सा ये मैथमेटिकल फॉर्मूला बन जाएगा कि देखिए +3 वाला जो मेटल आयन है उसकी संख्या है y, तो वहां से मिला आपको इतना चार्ज। अच्छा, उसके बाद वी हैव कितना? +2 जो है इसमें मेटल आयन की संख्या कितनी है? x - y, तो यहाँ से मिला आपको इतना चार्ज। इन दोनों को मिला दीजिए तो हो जाना चाहिए +2। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। 3y + 2x - 2y इज इक्वल टू +2। अच्छा, देन वी हैव y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 × 1 - x, y की वैल्यू आ गई 2 × 1 - x, तो आप पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो y डिवाइडेड बाय x - y वी हैव इज हाउ मच? y की वैल्यू इज 2 × 1 - x। अच्छा, x - y की वैल्यू भी यहाँ पुट करेंगे, क्या हो जाएगा बताइए ज़रा? 2 - 2x। अच्छा, सो दिस इज कमिंग टू बी 2 × 1 - x डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा आपका 3x। इज इट करेक्ट? एम आई पुटिंग करेक्ट? नो, आई पुटिंग करेक्ट ना? नो 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 नो, दिस इज +2। सो ये हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इन चीज़ों का, 3x - 2। सो क्या हो जाएगा आपका? 2 × 1 - x डिवाइडेड बाई 3x - 2। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा माइनस छूट गया है, ये ध्यान देंगे, अदरवाइज आपका फोर्थ ऑप्शन आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। यहाँ पर माइनस छूट गया, फोर्थ ऑप्शन का करेक्ट होगा। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, जो है क्वेश्चन 3 भी ऑर्गेनिक है। क्वेश्चन 4, यस, वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी आसान सा प्रश्न, बट थोड़ा सा आपको विजुअलाइज करना है। अगर आप ये विजुअलाइज कर पा रहे हो तो क्वेश्चन आसानी से
बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन में ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है वो यहाँ से चुरा लिया गया है, तो यहाँ से चुरा लिया गया है, तो मैं फिर से ड्रॉ करना चाहता हूँ, वापस उस पार्ट को ड्रॉ कर देता हूँ। तो एक एटम यहाँ पे होगा, एक एटम यहाँ पे होगा, एक एटम यहाँ पे है, एक एटम यहाँ पे है, और एक एटम यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, एक एटम यहाँ पे है। ठीक है, ये हर फेस का बात है। अगर आप यहाँ से इस साइड से देख रहे हो तो आपके इस वाले फेस पे यही दिखेगा। अगर टॉप से दिख रहे हो तो टॉप वाला जो सरफेस है ना, टॉप वाला जो फेस है ना, उस पर भी कुछ ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, बॉटम से देख रहे हो तो इधर ये नहीं है, मैं फ्रंट से देख रहा हूँ तो फ्रंट से मुझे कुछ ऐसा दिखा, मैंने ऐसे फोटो बना दिया। अच्छा, एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे एटम आपको दिखेगा, कॉर्नर पे तो एटम रहेंगे, कॉर्नर पे एटम दिखेगा आपको, यहाँ पे एटम दिखेगा, यहाँ पे एटम दिखेगा। बोलेंगे सर जी तो दिख नहीं रहा, भैया उस फोटो ने जान के आपको दिखाया नहीं है। ये वाले एटम को इस वाले एटम को नहीं दिखाया, वो ये एटम दिखाया, वो ये एटम दिखाया, और वो ये एटम नहीं दिखाया आपको, है क्योंकि वो फोटो छोटे से फोटो लिया था। अब ध्यान से मैं आपको फोटो थोड़ी देर के लिए बड़ा करके दिखा रहा हूँ, इसको आप समझेंगे क्या है। क्या इसको हम इसके कॉर्नर्स को जोड़ दें, थोड़ा सा मैं रेड कलर यूज़ कर लूँ, अच्छा रेड करेंगे तो दिखेगा, इसके कॉर्नर्स को जोड़ लें तो दिख रहा है कि 4 स्फीयर के कॉर्नर को हमने जोड़ा है। अच्छा, इस कॉर्नर्स को जोड़ लें, क्या फिर इस कॉर्नर को जोड़ सकते हैं क्या, क्या इस कॉर्नर को जोड़ सकते हैं क्या, जी हाँ। ठीक है, ठीक है, तो अब ध्यान से देखो ये क्या है, सिमिलरली यहाँ पे ऐसे चला जाएगा, इधर भी कुछ ऐसा ही होगा, तो इस यहाँ पे ए बनेगा, यहाँ पे बनेगा। तो ध्यान से देखेंगे हर इस बड़े वाले स्फीयर में देखो क्या हो रहा है, टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पास, सॉरी बड़े वाले जो क्यूब हैं, बड़े वाले क्यूब में ये क्या हो रहा है, ऐसा अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट है, यानी कि इसको कौन सा अरेंजमेंट बोलते हैं 3D में, इसको सिंपल क्यूबिक बोलते हैं भाई साहब, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। ओके, इसके बाद जैसे ही हमें सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर मिल गया, क्वेश्चन पूछ रहा है कि पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन मुझे पता है अराउंड 52% है, अराउंड 52%। तो मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा उसका, मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, मैं क्या कैलकुलेशन करूंगा कि आपसे पूछ रहा है कि कितने यूनिट सेल होंगे। इसी यूनिट सेल को बताने के लिए मैंने ध्यान से बताया आपको, ध्यान से देखो इसको, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हैं, बड़े वाले में गिनोगे तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हैं हमारे पास, 8 क्यूब्स हैं। तो क्या हो जाएगा बताओ, 8 क्यूब्स होने के कारण यूनिट सेल की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। कितने यूनिट सेल, 8 यूनिट सेल। अच्छा, पैकिंग फ्रैक्शन जो पूछ रहा है आपसे, तो पैकिंग फ्रैक्शन 52% है, आपको कैलकुलेशन करने आता है। ए सिंपल क्यूबिक है यानी a इज इक्वल टू 2r होता है। अच्छा, स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है, बहुत अच्छी बात है। तो आप आराम से कैलकुलेशन कर सकते हो। चलिए, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं, हम लोग एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं होता, तो मैं यहाँ पे देखूंगा, ये देखो पैकिंग फ्रैक्शन नहीं, तो ये है 22/21 इंटू 1.4 है, 22 इंटू 21 बाई, तो ये अप्रोक्सीमेट, तो दिस इज कमिंग टू बी 1/1.4, अप्रोक्सीमेटली 1.1/4, सॉरी 1/1.4। ठीक है, ठीक है, तो 52% आने के लिए आपके पास 1/2 होना चाहिए। क्या ये 1/2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये क्या है बताओ, ये है 11/21, तो क्या हमें अप्रोक्सीमेटली 10/20 लिखने में कोई दिक्कत है, हमें कोई दिक्कत नहीं। क्या ये 52% के आसपास आ रहा है, जी हाँ ये आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपको करेक्ट। n इज इक्वल टू 8 भी है, n इज इक्वल टू 8 पे देखो, ये ध्यान से 11/14 है, तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि एग्जाम में जो ऑप्शंस होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं। हमारे पास कैलकुलेशन करना है, हम कर सकते हैं, हमारे पास ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, हम इससे कैलकुलेशन कर सकते हैं, बट हमें कैलकुलेशन नहीं करना चाहिए, मिनिमाइज करना चाहिए। क्लियर? ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज द डायमंड हैज फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। सो एक बना लेते हैं डायमंड जैसा कोई चीज, हाँ, दिस इज हमारे पास एक क्यूब है। ओके, फेयर इनफ। नाउ उनका बोलना है कि देयर आर 2 एटम्स एट 0,0,0, तो चलिए मैं मान लेता हूं इसको 0,0, तो एक एटम यहाँ पे। अच्छा, सेकेंड एटम जो है वो आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड में होता है कि टेट्राहेड्रल में, वो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में होता है। प्लीज अंडरस्टैंड, डायमंड का स्ट्रक्चर क्या होता है, FCC, एंड अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में आपके एटम्स होते हैं।
ओके, तो देख लीजिए टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ पे होगा, आपको पता है कि यहाँ पे समवेयर आपके पास है। मैं फिर से फोटो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, पर आई थिंक आप सभी को अंदाजा होगा, ठीक है, आप सभी को अंदाजा होगा कि मैं क्या बना रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो मैं इस क्यूब की बात कर रहा हूँ, मैं इस क्यूब की बात करना चाह रहा हूँ। ये वाला क्यूब यहाँ पे होगा ना, ये तो ऐसे है, ये ऐसे बीच में आएगा। तो ये जो क्यूब है, ये जो क्यूब है, इसकी बात करना चाहता हूँ। इसके सेंटर में आपका क्या होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड होगा, और वहीं पे आपका एक डायमंड एटम होगा। और उसी एटम का कोऑर्डिनेट पॉइंट इन्होंने दिया है, क्या है, एक तो 0,0,0 पे है एटम नंबर 1। दूसरा जो एटम है यहाँ पे मैं कलर दिखा दूँ, ये वाला दूसरा जो एटम है, इसका पोजीशन क्या है, इसका पोजीशन है 1.4, 1.4, 1.4। अच्छा, और इसका एज लेंथ क्या है, 1 है, एज लेंथ क्या है, 1 है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि द रेशियो ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस टू द एज लेंथ, तो दिस इज कॉल्ड बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड डिस्टेंस। तो आपको पता है कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री हमने पढ़ रखा है, तो थोड़ा सा केमिस्ट्री को थोड़ा सा छोड़ते हैं, कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री पढ़ लेते हैं। तो रेशियो ऑफ बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ कैसे निकालेंगे, आपको पता है बॉन्ड लेंथ डी बॉन्ड लेंथ कैसे निकालेंगे, अब बताओ, अंडर रूट, करेक्ट, अंडर रूट ऑफ 1/4 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर क्या हो जाएगा बताइए, 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1/16, दिस इज कॉल्ड 3/16। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/16, सॉरी 3/16, 1/2। अच्छा, और जो है एज लेंथ ए की वैल्यू क्या है, 1 है, तो रेशियो आपका क्या हो जाएगा, रेशियो इज इक्वल टू 3/16/1, सो दिस इज द रेशियो आपका आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 6 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है हमारे पास, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 6 है आपके पास, एफसीसी स्ट्रक्चर है एक्स का। तो जैसे ही इन्हें एफसीसी स्ट्रक्चर बोला, मैं एक बना लेता हूँ, एफसीसी स्ट्रक्चर क्या होगा, ये बना लिया मैंने एक एफसीसी स्ट्रक्चर, क्यूब है, हर कॉर्नर पे एक्स होगा। चलिए, तो एक्स की संख्या कितनी हो गई, 4, एक्स कितना हो गया, 4 हो गया। अच्छा, y जो है वो हर ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है, टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे, हो जाएंगे आपके 4। आपको पता है ये एफसीसी में जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उतने ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे। अच्छा, इसके बाद इजेड है, सारे के सारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे हैं, तो कितने होंगे, 8। ये तो हो गया, पर यह आसान सा क्वेश्चन था, नहीं जी, आगे पढ़ते हैं। सो द अनदर लाइन इज सेइंग कि ऑल द पार्टिकल्स अलोंग वन बॉडी डायगोनल्स आर रिमूव्ड, यानी कि भैया इफ यू आर ड्राइंग वन बॉडी डायगोनल, कोई भी एक ड्रॉ कर लेते हैं, ये ड्रॉ किया, तो यहाँ से x हटाया, यहाँ से x हटा दिया, ठीक है, बीच में जो आपका था y उसको हटा दिया। अच्छा, इसमें इसके बाद यहाँ पे जो आपका टेट्राहेड्रल वॉइड में जो आपका z होगा और यहाँ पे z होगा उसको भी हटा दिया, धोखा हो गया हमारे साथ। चलिए करते हैं, देखते हैं, अब गिनते हैं क्या होगा। तो 4 जो था वो 4 नहीं था, 4 में से 2 एटम हटा दिया गया है, और 2 का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, तो ये कितना हुआ बताओ यार जरा, 4 माइनस 1/4 दैट इज कमिंग टू बी दिस इज 15/4x। अच्छा, एक का पूरा y ही हटा दिया, यानी कि 4 - 1 इज इक्वल टू 3, 3 नंबर y की वैल्यू कितनी होगी, 3। अच्छा, जेड में से 2 हटाया है, प्रॉपर बीच में है, टेट्राहेड्रल वॉइड में है, यानी कि वो यूनिट सेल के अंदर है, तो उन्होंने पूरा का पूरा 2 जेड ही हटा दिया, यानी कि हो गया 6 EZ। चलिए फॉर्मूला लिख दें, 15/4x। अच्छा, 3 नीचे में 4 लाते हैं, नहीं थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, तो नीचे में 4 लाने के लिए ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 12/4 इंटू वाई, और इसको नीचे ऊपर में करना है तो 24/4 इंटू जेड कर देंगे। अच्छा, सबका सब 4 गायब कर दें, कैसे गायब करेंगे, अगर हम इस पूरे को 4/3 से कर दें तो आपको कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो 5x, ठीक है, 4y, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा बताओ, दिस इज कमिंग टू बी 8z, यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं x5 y4 z की वैल्यू 8। सो दिस कैन बी योर फॉर्मूला। तो आपका जो ओनली आंसर होगा वो क्या होगा,
फोर्थ होगा, 1 इज वो आपका करेक्ट आंसर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो है आपका 7 भी ऑर्गेनिक है, 8 भी ऑर्गेनिक है, क्वेश्चन नंबर 9 ऑर्गेनिक है। भाई बहुत सारे ऑर्गेनिक क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 है 11 जो है आपका फिजिकल केमिस्ट्री प्रॉब्लम है, बड़ा ही आसान सा एटॉमिक स्ट्रक्चर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से बनाएंगे तो ही बनेगा, ठीक है, बहुत ही आराम से बनना है, ठंडे दिमाग से बनाना है। इफ़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाउमर सीरीज इज x नैनोमीटर, तो देखिए मैं क्या लिखने जा रहा हूँ। जो है डेल्टा ई क्या होता है, एनर्जी, ये क्या होता है hc/λ होता है, ठीक है, और ये क्या होता है -13.6 होता है इनटू क्या होगा बताइए 1 - n1² - 1/n2², ये होता है ना, यही होता है। चलिए क्वेश्चन गिवन इन्फॉर्म मैं लिख देता हूँ, गिवन क्या है, मेरे पास है गिवन है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, यानी कि hc/x लिख दूं तो कोई किसी को दिक्कत है, दिस इज द वेवलेंथ। और इस वेवलेंथ को निकाला कैसे, इसको निकाला -13.6 इनटू, अच्छा एटम जो है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का क्या मतलब है कि ये 3 से 2 पे आ रहा होगा, ट्रांजिशन हो रहा होगा। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब लीस्ट एनर्जी, और लीस्ट एनर्जी का मतलब कि जो है सबसे कम एनर्जी वाला आपका एनर्जी गैप होगा, उसी के साथ। तो बाल्मर सीरीज में हमेशा 2 पे आता है, तो 3 से 2 आया इज द मिनिमम गैप, नहीं जैसे 4 से 2 आया तो थोड़ा गैप बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। सो ये हो जाएगा आपका बताइए 1/4, आई एम जस्ट राइटिंग 1/2² - 1/3², सो 1/4 and 1/9, so this is approximately I'm not writing the exact value, this is 5/36, 5/36, ठीक है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। अच्छा, साथ ही साथ मैं hc की वैल्यू, hc इज इक्वल टू क्या होगा 1.2 इंटू 10⁻⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड मीटर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड मीटर। ओके चलिए अब आगे बनाते हैं, क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। ये मैंने इन्फॉर्मेशन लिख दी। अप्रोक्सीमेट एनर्जी डिफरेंस ऑफ थर्ड एंड फर्स्ट बोर ऑर्बिट, तो हम ऑप्शन ए बनाना पसंद कर रहे हैं, ऑप्शन ए को देखते हैं। अप्रोक्सीमेट एनर्जी डिफरेंस यानी कि डेल्टा ई पूछना चाहता है, तो डेल्टा ई क्या हो जाएगा -13.6, या डेल्टा ई आपको पता ही है, वैल्यू लिखना अगर आप पसंद करें तो क्या होगा hc/λ, ये तो होता है डेल्टा ई hc/λ। अच्छा -13.6 इंटू क्या है 3 और 1 के बीच में, तो 1 - 1/1² माइनस 1/3², क्या हो जाएगा 1 - 1/9, और इधर चला गया तो 9 - 1 8, तो 8/9 लिख देंगे तो कोई दिक्कत है, 8/9 लिख दिया। अब क्या कीजिए, कुछ मत कीजिए, इसको आप जो है एनर्जी इससे डिफरेंट इसको डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा hc/x हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू कितना है -13.6 इंटू ये 5/36, तो 5/36, सो दिस इज कमिंग टू बी 36 कैंसिल हो गया, hc कैंसिल हो गया। ओके hc कैंसिल हो गया, पक्का ना, नहीं सॉरी यार, hc कैंसिल कैसे होगा, ये hc कैंसिल नहीं होगा, डेल्टा E/hcx है ना, डेल्टा B/hcx है, तो क्या हो जाएगा बताओ, ये तो कैंसिल हो गया, 8/9 इंटू 36/5 इंटू hc/x, दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा ई। थोड़ा कैलकुलेशन कर लें, 9 से 4 बार में गया, कट गया, ठीक है। अच्छा इसको लिख लेता हूँ मैं, ये नैनोमीटर है, ध्यान देंगे ये नैनोमीटर है, तो ये क्या होगा 32 इंटू 1.2 इंटू 10⁻⁻6/5 इंटू x, नैनोमीटर को ये मीटर है, ध्यान देंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू मीटर है, तो ये अगर ये मीटर है तो नीचे वाला को मीटर में बदलिए, तो 10⁻⁻9 हो गया, जब ये -9 ऊपर चला जाएगा तो 3 में बदल जाएगा। अच्छा ये कितने बार में हो जाएगा बताइए, ये 0 पॉइंट कितने बार में कट रहा है 25, अप्रोक्सीमेट 25 लिख देते हैं, कोई दिक्कत हो रही है, अरे दिक्कत हो रही है, और 25 को और आप क्या लिख सकते हो 1/4 भी लिख सकते हो, मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं कि 1.2 डिवाइडेड 5 को आप 1/4 भी लिख सकते हो, और इस तरीके से आपको वो देगा अप्रोक्सीमेटली 8000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय x। सर्च करेंगे कौन सा है, ये नहीं अप्रोक्सीमेट हमको क्यों करना है भैया, हमारे पास ऑप्शन है जिसका आंसर क्यू हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे है जो हमारा है वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, तो वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ पास्कियन सीरीज क्या होगा बताइए, डायमंड बार्मर पास्कियन, मतलब कि 3 पे आना चाहिए, तो 3 पे आना चाहिए, यही हेल्प करेगा, इसी तरीके से आपको हेल्प मिलेगा इसी वाले से। तो आपको क्या करना है HC, हम लोग क्या बना रहे हैं, बी ऑप्शन बना रहे हैं, बी ऑप्शन बना रहे हैं,
हाँ, तो एच सी बाई आपका लैम्डा जो हमें निकालना है दैट इज इक्वल टू -13.6 इनटू, देखिए पास्कल सीरीज की बात कर रहा है तो द फर्स्ट लाइन कब होगा, जब 4 से 3 पे आएगा, 4 से 3 पे आएगा तो फर्स्ट लाइन होगा। अच्छा, 4 से 3 का मतलब है कि 1/3² माइनस 1/4², यानी कि 1/9 माइनस 1/16, 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 9। अच्छा, यही होगा ना, अरे यही होगा ना भाई। हाँ, तो क्या हो जाएगा बताइए जरा, 16 माइनस 9 कितना होगा, 7, 7/16 इंटू 9 डिवाइडेड बाई एच सी बाई एक्स। मैं बताया इसी का यूज हमेशा करना है, ये आपको हेल्प देता रहेगा। तो एच सी बाई एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -13.6 इंटू 5/36। तो एच ये कैंसिल, ये कैंसिल। अच्छा, अब क्या होगा बताओ, या आप उल्टा कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है, कैसे भी करो, आंसर तो हमारा आना ही है। ये क्या हो जाएगा बताओ, अगर ये ऊपर ये नीचे आ गया तो क्या होगा, x की वैल्यू बताओ क्या हो गई, x की वैल्यू आपकी हो जाएगी, देखो जरा भाई, 5/36 इंटू 16 इंटू 9/7। अच्छा, सो ये 9 कितने बार में चला जाएगा, 9 चला जाएगा आपका 4 बार में, ये कितने बार में चला जाएगा, 4 बार में, तो ये कितना आया, 20/7 आपका नैनोमीटर आ गया, 20/7 आपका नैनोमीटर आ गया। अच्छा, सी ऑप्शन की बात करेंगे, सी ऑप्शन एग्जैक्टली जो है इसी तरीके से बनेगा, सी ऑप्शन भी उसी तरीके से बनने वाला है। तो सी ऑप्शन अगर आप उसी तरीके से बनाओगे तो आपका क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा, सी ऑप्शन का आ जाएगा आपका टी, ठीक है। अच्छा, उसी तरीके से अगर आप बनाओगे वेवलेंथ सीरीज ऑफ लाइमन सीरीज, वेवलेंथ लिमिट मतलब क्या है कि आपका इन्फिनिटी से 1 पे आ रहा है, इन्फिनिटी से 1 पे आ रहा है, तो बताओ क्या होगा, अब देख लो ना कैसे बनाएंगे। आपका है एच सी बाई एक्स क्या हो गया है, -13.6 इंटू 5/36। अच्छा, डिवाइडेड बाई एच सी बाई लेमडा क्या हो जाएगा, जो कि हमको निकालना है, वो हो जाएगा -13.6 इंटू 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, एच सी कैंसिल, लेमडा की वैल्यू हो जाएगी 5/36, क्या हो जाएगी 5/36, तो 5/36 सर्च करो, ये रहा आपका 5/36। ओके, सारा मिल गया है। अच्छा, ओके, सारा मिल गया है। एक और बात आपको ध्यान में रखना है, एक और ऑप्शन आपको ध्यान में क्या रखना है, कि ये जो है आपका ये, ठीक है, ये और ये इन दोनों में क्या समानता है, ध्यान से देखेंगे, आपको जो ऑप्शन नंबर बी है ना, इसका 2 आंसर आ रहा है, क्या क्या आ रहा है, ये भी होगा, एस भी होगा, और क्या होगा, पी भी हो। कैसे होगा, 20/7 नैनोमीटर है, इसको अगर आपको माइक्रोमीटर में बदलना है कैसे बदलेंगे, ऊपर और यहाँ पे आप क्या कीजिए, आप बदल दीजिए इसको ऊपर नीचे, इसको यहाँ 50 से डिवाइड कर दीजिए, 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1000 हो जाएगा, ये क्या हो गया, ये नैनोमीटर है, नैनोमीटर से आप उसको बदल दीजिए तो क्या हो जाएगा, 1 माइक्रोमीटर बाई 35, 350 हो गया, तो ये भी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 छोड़ेंगे, 13 छोड़ेंगे, 14, 15 पे आते हैं। द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज इज 15.4 वोल्ट। व्हाट इज द एक्साइटेशन वैल्यू, क्या है, व्हाट इज द एक्साइटेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। देखिए बड़ा ही सिंपल है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 15.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कितनी है, 15.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब है कि आप जो है एक नंबर से ले जाके इन्फिनिटी तक चले गए हो। तो देखो मैं इस तरीके से करता हूँ, E इज इक्वल टू -13.6 इंटू 1, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, यही होता है ना, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, यानी कि जो आपका है दिस इज कॉल्ड 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्साइटेशन एनर्जी फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड, ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट, यानी कि 1 से 2 की बात करना चाहता है। तो सिंपल सी बात है, इसको आप ऐसे कर लो, ये बड़ा ही सिंपल लॉजिक हमेशा काम आता है। ये जो है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्साइट, ये x है, तो क्या हो जाएगा -13.6 इंटू EZ स्क्वायर, ठीक है, और ये क्या होगा 1 माइनस कहाँ से कहाँ की बात करना चाहता है, ये बोल रहा है 1 से 2 की बात कर रहे हैं, तो 1 माइनस 1/4।
अरे 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस 1 बाई 4 हो गया। अच्छा, दिस इज कॉल्ड एक्स, इजेड से इजेड कैंसिल, माइनस 36 से माइनस 36 कैंसिल। अच्छा, सो ये बताओ मुझे, ये आ जाएगा 3/4 आ जाएगा, नहीं 3/4 आएगा ना, 3/4 आ जाएगा। ओहो काफ़ी पीछे चला गया। चलो हम आते हैं, हाँ 3/4 आ गया। ओके चलो, जब 3/4 आ गया है तो थोड़ा सा मुझे कैलकुलेशन करके बताओ। ये है 54.4 बाई एक्स, या इसको आप ऐसे लिख दो ना, क्या दिक्कत है, x बाई 54.4 इज इक्वल टू 3/4। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/4 इंटू 54.4। ठीक है, उसके बाद इसको कट्टम कुट्टी करते हैं, कितना बार में, एक बार में लगा, एक बार में लगा, तो उसके बाद कितने बार में, 3 बार में लगेगा, 3 बार में लगने के बाद कितने बार चला जाएगा बताओ इधर, अरे कितने बार में, 3 बार में लगेगा। चलिए ठीक है। अच्छा ये क्या आएगा, अप्रोक्सीमेटली 39 आएगा, या अप्रोक्सीमेटली 39, इसको 40 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है, 40 लिख दिए, क्या लिखेंगे 13.3 है ना, तो ये क्या आएगा ना 13 रहता तो आ जाता, पर ये 40 आया। ठीक है, क्वेश्चन को, द ट्रंकेटेड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द योर पार्ट फ्रॉम योर आंसर, आपको क्या करना है, फिल यू आंसर सम ऑफ द डिजिट, यानी कि इसको जो है आपने 40 के रूप में लिखा है, और 40 का जो डिजिट का जोड़ है दैट इज 4 + 0 इज इक्वल टू 4, तो आपका आंसर 4 ही आएगा। चलिए आगे जल्दी से बढ़ते हैं, ये हमारा लॉजिकल क्वेश्चन नहीं था कुछ भी। वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव इज 124 नैनोमीटर। ओके, टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड प्रोड्यूस्ड बाय सोर्स। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन, ये सीधे मैं सॉल्यूशन पे आता हूँ, ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। 16 वॉट का मतलब है 16 जूल पर सेकेंड। क्लियर। अच्छा, हमारे पास जो रेडियो वेव है उसका लैम्डा गिवन है 124 नैनोमीटर। क्लियर। ओके, 124 नैनोमीटर, ये एक फोटोन, ऐसा समझ लीजिए एक फोटोन की एनर्जी है। तो एक फोटोन की एनर्जी क्या से निकलेगी, hc बाई लैम्डा से निकल जाएगी। क्लियर, hc बाई लैम्डा से एक फोटोन की एनर्जी निकल जाएगी। ठीक है, तो हमें बताना है कि ऐसे कितने फोटोन को मैं साथ रखूं कि वो सारी की सारी 16 जूल के बराबर हो जाए। ठीक है, तो बड़ा ही आसान सा है, नंबर ऑफ फोटोन्स क्या हो जाएगा, एनर्जी जो 16 जूल है डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन, दैट इज hc बाई लैम्डा। ठीक है, hc बाई लैम्डा, जस्ट वेट, सॉरी यार, hc बाई लैम्डा कहाँ चला गया भाई, ये रहा हमारा। हाँ, तो hc बाई लैम्डा है, h की वैल्यू क्या होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 होती है जूल सेकेंड, याद रखेंगे जूल सेकेंड, मैं लिख देता हूँ जूल इंटू सेकेंड। अच्छा, c की वैल्यू 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, तो ये सेकंड से ये सेकंड कैंसिल, ये जूल से ये जूल कैंसिल। अच्छा, उसके बाद जो लैम्डा की वैल्यू होती है वो क्या होती है बताओ, ऊपर में चला जाएगा 124 नैनोमीटर, 124 नैनोमीटर को मीटर में बदलिए, -9 इंटू मीटर लिख दिया, मीटर से मीटर कैंसिल। चलिए, यानी कि नंबर फोटोन्स आपके नंबर की तरह का यूनिटलेस है। ओके, कैलकुलेशन करेंगे थोड़ा सा, कैसे करेंगे बताओ जरा, ये है 3 से काटेंगे तो कितने बार में, 41 के बारे में कटेगा। अच्छा, ये 41 है, ध्यान से देखेंगे प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज 41 एंड इंटू 16 क्या आएगा, अप्रोक्सीमेटली 65 के बराबर आएगा अप्रोक्सीमेटली, और नीचे में 6.6 है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हमको क्या करना है, 10 टू दी पावर जो भी वैल्यूज है उसको साथ में लिखते हैं। ये -9 है, -13 है, तो क्या लिखेंगे, ऊपर जाएगा 34 हो जाएगा, -9 है और -8 है, तो दिस इज +17 आ रहा, तो इंटू 10 टू दी पावर 17 आ रहा है। क्या हमने सही लिखा, 650 एक्चुअली। ठीक है, तो क्या ये दोनों अप्रोक्सीमेटली 100 देंगे हमें, यस 100 देंगे अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 19 आ जाएगा, जी हाँ आ जाएगा। तो सर्च करते हैं क्या पूछ रहा है, इस x इंटू 10 टू द पावर 19, यानी कि 1 यहाँ छुपा हुआ है, इसी 1 को खोज रहा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x इज इक्वल टू 1। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन जो है 18 हमारा है, बहुत ही आसान सा है, फाइंड द नंबर ऑफ मोमोस इन 600 AMU। तो AMU को ग्राम में बदलते हैं, तो किसमें होगा, 600 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना होगा 24 ग्राम। अच्छा, अगर आप इसको वेट को ऐसे भी लिखो, 600 इंटू 1/NA ग्राम, दोनों में कोई अंतर नहीं है, 1/NA की जो वैल्यू होती है वो 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 होती है। ओके, चलिए, तो चलिए बताया कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, भैया बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, N इज इक्वल टू W बाय मोलार मास, तो क्या होगा बताओ, 600 इंटू 1/NA।
डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बताओ ज़रा मुझे। इसका हो जाएगा एक दो कार्बन है तो दो कार्बन 12 इंटू 2 24। अच्छा एन हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का एन, तो ये यहाँ पे लिख दिया एन। उसके बाद ऑक्सीजन इज हैविंग 16 ग्राम और हाउ मेनी ऑक्सीजन वी हैव एम, सो 16 इंटू एम, सो दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो ये आप सर्च कीजिए। आपका पहला ऑप्शन जो है, नहीं पहला नहीं, दूसरा ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन भी सही है, तो आपका दूसरा एंड तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम, रॉन्ग ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम, तो क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी क्या होता है, E इज -13.6 इंटू एन स्क्वायर इजेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, यही होता है, तो E इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एन स्क्वायर, यस ये ऑप्शन तो सही है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन देखो मैं इसको किस तरीके से करता हूँ, हो सकता है बहुत लोगों को याद ना हो, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होता है ये समझते हैं। रिवॉल्यूशन यानी कि क्या कर रहा है, एक ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। ठीक है, ओके, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि एक सेकंड में वो कितने चक्कर लगाया। ठीक है, तो आप समझ लो कि चक्कर लगा रहा है, एक दो बार घुमा, तीन बार घुमा, चार बार घुमा, पांच बार घुमा, छह बार, यानी कि एक सेकंड में अगर मैं किसी तरीके से पता कर लूँ कि कितना डिस्टेंस कवर है और अगर मैं उसके क्या कहते हैं सर्कमफेरेंस से डिवाइड कर दूँ तो आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं मैथमेटिक्स, ओके। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन थोड़ा सा मैं दूसरे तरीके से कर रहा हूँ। आपको पता है कि आपको डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू या वेलोसिटी इंटू क्या होता है, टाइम होता है। टाइम की वैल्यू क्या है, इन 1 सेकेंड कितने रिवॉल्यूशन करता है, इन 1 सेकेंड कितने रिवॉल्यूशन करता है। ठीक है, तो टाइम इज 1 सेकेंड। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, आपको इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पता होती है, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, कोई मुझे बताओ, इजेड बाई एन, या अगर मैं मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, क्यों, जरूरी नहीं है मुझे K1 इंटू इजेड बाई एन लिखेंगे तो कोई दिक्कत है नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो आपको वेलोसिटी पता चल गई है। अच्छा, रेडियस कोई मुझे बताओ, रेडियस क्या होता है, रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बताओ, रेडियस क्या होता है, रेडियस प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई इजेड, एन स्क्वायर बाई इजेड, तो रेडियस क्या होगा, K2 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड लिखूँ तो कोई दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसका हेल्प मैं करता हूँ, यहाँ से निकलता, आप बोलोगे सर जी इसका तो फार्मूला पता है मुझे फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन का, मैं लिख सकता हूँ आराम से, 1 बाई एन क्यूब होता है, प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एन क्यूब होता है। येस यू आर राइट, आपका बहुत सही है, पर फिर भी उन लोगों को जिनको समझ में नहीं आ रहा है मैं उनको बताना चाहता हूँ क्या होगा बताओ, आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक सरकमफ्रेंस, एक पे घूमने में कितना, एक बार घूमेंगे तो कितना डिस्टेंस कवर होगा, 2 पाई आर, आर की वैल्यू बता दो मुझे, K2 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, ये तो हो गया एक। वो एक सेकंड में बहुत सारे रिवॉल्यूशन घूम रहा है, तो जो जितनी बार घूम रहा है उसको आप बोलते हो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। वो जो x होगा वो कितनी बार घुमा, मान लीजिए वो x बार वो घुमा, तो दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, दैट इज इक्वल टू, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, स्पीड, स्पीड इज नथिंग बट K1 इंटू जेड बाई एन, एंड टाइम 1 है, के तो के का कोई मतलब नहीं है, x की वैल्यू ले आते हैं इधर, तो जेड बाई एन डिवाइडेड बाई आपका आ जाएगा, मैं सिर्फ एन स्क्वायर बाई जेड की बातें करता हूँ, क्या हो जाएगा बताइए, जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब होगा। तो आपका जो x होता है वो प्रोपोर्शनल, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, x इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, 1 बाई एन क्यूब होता है, यहाँ पे एन क्यूब दिया हुआ है, तो ये आपका गलत ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, अंडरलाइन रॉन्ग, तो ये आपको टिक लगाना है, आगे बढ़ना है, ये सही है और ये भी आपका सही। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 20 की बातें करते हैं। एटम Z इज फाउंड टू बी 12 टाइम्स हैवी एज एन एटम X if one wish to prepare a compound in which 7.2 gram of Z and combine with 1 gram of X, what is the simplest formula? एम्पेरिकल फार्मूला तरीका याद है, एम्पेरिकल फार्मूला क्या लेते हैं, पहले मास लेते हैं, डिवाइड बाय मोलार मास करते हैं, फिर सिंपलेस्ट नंबर निकालते हैं, सेम तरीका। ओके, हम क्या लेंगे, पहले मास लेंगे, मास क्या है, मास ऑफ इजेड, मास ऑफ इजेड इज 7.2 ग्राम गिवन। अच्छा, मास ऑफ एक्स इज 1 ग्राम गिवन, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मोलार मास ऑफ इजेड क्या है आपका, अगर मान लीजिए मोलार मास इजेड है आपका 12 टाइम ऑफ मोलार मास ऑफ एक्स। अच्छा, तो क्या मैं इसको, इसके बाद क्या है, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 डिवाइड बाय मोलार मास, सो 7.2 डिवाइड बाय 12 एम, और ये होगा 1 डिवाइडेड बाय एम। गलत लिखा गया, नहीं सही लिखा हूं मैं, ओहो सॉरी यार, रियली सॉरी। हाँ थोड़ा सा, ओके, चलिए इसके बाद क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा, थोड़ा सा नंबर, अच्छा वाला नंबर निकालते हैं, ये कितने बार है, 0.6 बार में
कट्टम कुट्टी हो जाएगा। तो दिस इज 0.6/m और दिस इज कॉल्ड 1/m। अच्छा, एक होल नंबर निकालना है, हम कैसे निकालेंगे? हम ऊपर और नीचे किसने से डिवाइड कर दें? ऊपर और नीचे से कितने, 10 से डिवाइड कर दें, ऊपर और नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दें। अब ऊपर से करेंगे तो क्या होगा, 60/10m आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10/10 आ जाएगा। तो थोड़ा सा जो दूसरा अच्छा वाला नंबर है वो कैसे निकालें, बड़ा ही धर्म संकट है मेरे पास यार, कैसे करें बताओ? तो मैं क्या करता हूँ, मैं 10 से कर देता हूँ। आपको कोई दिक्कत है ना? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए है। तो अगर मैं ऊपर और नीचे 10 से कर दिया तो ये आ गया आपका 6/10m, ये 1/1m है। अच्छा, अगर आपको समझ नहीं आए तो और क्या करेंगे बताओ? और कुछ मुझे हेल्प करो, और क्या करो, आखिर कौन सा नंबर है जिससे हम इसको मल्टीप्लाई करें? हमारे पास है 0.6 z है, और हमारे पास है m, तो हटा ही दो है, m तो हटा ही दो, 0.6 z है, और हमारे पास क्या है, x है, यानी कि x एंड z 0.6 है। अब क्या करेंगे बताओ? बड़ा ही धर्म संकट है। तो मैं क्या करूंगा, देखिए मैं क्या करूंगा, दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या होगा, 10x हो गया और 6 हो गया। अच्छा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसको और छोटे नंबर मिलाऊंगा, तो x5 और z3 हो गया, हो गया। अच्छा, इसको और छोटे नंबर मिलाऊंगा तो देखूंगा भैया 3 से नीचे तो कुछ जा नहीं सकता, नहीं तो 1.5 हो जाएगा, नहीं होना मुझे होल नंबर रखना है। तो दिस इज द फॉर्मूला, यानी कि x5 z3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, या z3 x5 हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओहो, बस इतने ही क्वेश्चन थे क्या? ओ, हमने 20 में क्वेश्चन 20 सॉल्व कर दिया, बहुत अच्छी बात है, हमने क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व कर दिया है। ओके, चलिए इस तरीके से जो हमारा जो टेस्ट का पेपर एनालिसिस सॉल्यूशन खत्म हुआ है। पेपर के जो क्वेश्चंस थे काफ़ी आसान थे, और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर आप देखेंगे इस पेपर में, अगर आपके स्कोर मोर देन 80% नहीं होते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपने पढ़ाई नहीं की है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया आप लोग कम से कम दिन के 12 घंटे पढ़ाई कीजिए। कोई डाउट हो तो आपके दोस्तों से पूछिए, फैकल्टी से पूछिए, ठीक है, डाउट क्लास ज्वाइन कीजिए, वहाँ पूछिए, ठीक है, बट हार्ड वर्क इज मच रिक्वायर्ड, ठीक है। चलिए अगले एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। हेलो बच्चों, वेलकम टू दक्षिणा जी लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड दिस अमेजिंग सेशन। और आज हम बेटा डिस्कस करेंगे आपका 12th का जो DT1 हुआ है उसका केमिस्ट्री पार्ट का डिस्कशन हम करेंगे। तो राहुल सर जो है बेटा वो आपके फिजिकल वाला जो पार्ट है उसका डिस्कशन राहुल सर करेंगे, एंड ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का डिस्कशन यहाँ पे हम करने वाले हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो हालांकि इसमें कोई चैप्टर था नहीं, विच मीन्स की वी विल बी डिस्कसिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ओनली, एंड वी हैड 10 क्वेश्चन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड 10 क्वेश्चन, टोटल 20 क्वेश्चन दिस चैप्टर फ्रॉम केमिस्ट्री पार्ट। एंड अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो बेटा काफ़ी आसान जो है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी, ज़्यादा टफ क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं थे, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस, आपके डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, आपका बेसिक नोमेनक्लेचर है ना, कौन सा जो है आपका नोमेनक्लेचर गलत है, उस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। कितने फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं, है ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्वार्टरनरी कार्बन्स गिन दीजिए, किन किन स्ट्रक्चर्स में है, तो इस तरह के कुछ वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन और आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन पेपर। हालांकि ये जो वाला जो डिस्कशन है बेटा ये हमारा होगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ये वाला हम करने वाले हैं, कुछ कंस्ट्रेंट हैं, लेकिन इसके बाद जितने भी होंगे वो सारे क्या हैं आपके बोर्ड पे जिस तरीके से आपको पहले से रिकॉर्डिंग्स मिलती रही हैं उस तरीके का ही होगा। तो अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए, कहीं पे भी आपको डाउट्स रहे, तो आप जो है बिल्कुल हमेशा की तरह ग्रुप्स में जो है पूछ सकते हो, या फिर पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो। चलिए तो इसी के साथ शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो बेटा, इसमें पूछा गया है कि लसाइंस टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन विल फेल इन द केस ऑफ। तो यहाँ पे लसाइन टेस्ट की हम बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन का डिटेक्शन करना है। तो जैसे हम पढ़ते हैं जो आपका सोडा एक्सट्रैक्ट बना के हम बेटा पता लगाते हैं कि भाई नाइट्रोजन आपका प्रेजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर है या फिर हेलाइड्स हैं, है ना। तो ये सारे जो हम पता लगाते हैं, तो आपने पढ़ा होगा कि भाई पहले हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो आपके पास मान लीजिए कोई क्या है आपका कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे क्या होंगे, तो ये जिस तरीके से कार्बन से या जिस भी एटम से जो है यहाँ पे बॉन्डेड होंगे, तो उनमें क्या उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे, तो आपको पहले उन बॉन्ड्स को तोड़ के क्या है उस कंपाउंड को आयनिक करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार जब ये आयनिक बन गए तो उसके बाद जो है हम इनकी प्रेजेंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो वही हम करते हैं इसमें, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, अगर आपको याद हो नाइट्रोजन के लिए किस तरह से ये टेस्ट अपना होता है, तो अगर आपको याद हो तो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं क्या करते हैं हम। तो हम क्या करते हैं, जो भी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें भी हमारे पास क्या है नाइट्रोजन है प्रेजेंट, ठीक है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस अपन क्या करेंगे बेटा यहाँ पे सोडा
एक्सट्रैक्ट, ठीक है। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से अपने को क्या मिल जाएगा बेटा, यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपके पास भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कार्बन भी रहा होगा, है ना, और नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं तो नाइट्रोजन भी रहा होगा, तो क्या मिल जाएगा बेटा यहाँ से अपने को, तो यहाँ से सोडा एक्सट्रैक्ट के साथ रिएक्शन करके यहाँ पे बन जाएगा NaCN, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करते हैं बेटा, इस वाले में नाइट्रोजन वाले में NaCN के साथ आप FeSO4 की रिएक्शन करवाते हो, जिसमें आपको क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा यहाँ पे सोडियम, तो Na4FeCN6, ठीक है। सोडियम आपका क्या हो जाएगा, फेरोसाइनाइड। आपको रिएक्शंस जो है बेटा सारी ये वाली याद होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मतलब हालांकि उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये सारी, आप जो है जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये सब रिपीट होगा तो आप वहाँ पे कर पाओगे, लेकिन अगर हम बात करें जो आपका डूमास मेथड है या फिर केरियस मेथड है, वो सारे जो हैं वो आपको बिल्कुल सारे वहाँ से क्या है आपके न्यूमेरिकल बनने चाहिए, ठीक है। तो आपके पास सोडियम जो है फेरोसाइनाइड बन गया है। उसके बाद जो आपके पास सोडियम फेरोसाइनाइड बन गया है, FeCN6 जो है बेटा, है ना, वो आपका रिएक्शन करेगा और Fe3+ के साथ, और आपको यहाँ पे जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा आपको बेटा Fe4FeCN6 थ्राइस, कुछ इस तरह का आपको मिलेगा एसेंशियली। देखिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में ये पूछा नहीं गया, क्वेश्चन में आपसे जो पूछा गया है वो हमसे सिंपल सी बात पूछी गई है कि भैया ये बता दीजिए कि कौन सा कंपाउंड जो है बेटा लसाइन टेस्ट नहीं देगा, ठीक है। ये आपके पास बन जाएगा जो प्रुशियन ब्लू कलर का होता है, ठीक है। तो खैर हमसे वो नहीं पूछा गया है, तो फेरोसाइनाइड बेटा बन जाएगा, लेकिन कौन सा टेस्ट नहीं देगा समझना। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में मान लीजिए अगर ये कार्बन अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड ही नहीं रहा, जैसे कि आपको ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है बेटा, तो वो तो क्लियर है ना यार कि अगर आपके पास कार्बन ही नहीं है तो NaCN कहाँ से बनेगा, तो उस तरह का ना, तो ये NH2 जो आपको दे रखा है बेटा, हाइड्रोजन की जो बात कर रखी है, वो नहीं दे पाएगा ये टेस्ट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। इसके अलावा भी आप देखते हो कि भाई इस वाले के लिए अगर हम बात करें लसाइन टेस्ट अगर आप कर रहे हो तो हाइड्रोजन जैसे हमने देखा NH2 या फिर हाइड्रोजोन हो गया, है ना, या फिर आप बात कर लीजिए जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड अगर हो गया। क्यों भाई बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में क्या दिक्कत है, तो मान लीजिए आपके पास बेंजीन हो गई बेटा और ये N2+Cl-, तो ये क्या करेगा, जब इसको अपन सोडा एक्सट्रैक्ट में डालेंगे तो यहाँ से N2 जो है बेटा वो आपकी N2 गैस उड़ जाएगी, और अगर N2 ही उड़ गई तो हम जो चाह रहे हैं NaCN बनाना वो नहीं बनेगा, तो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन हो गया, हाइड्राजोन हो गया। हाइड्राजोन हालांकि आप आगे पढ़ोगे, लेकिन हाइड्राजोन कहने का क्या मतलब है कि आपके पास मान लीजिए कोई इस तरह से जो है बेटा एल्डिहाइड था और आपने हाइड्राजीन की उसके साथ रिएक्शन करवा दी है, तो ये यहाँ से जो आपके पास मिलेगा, ठीक है, वाटर यहाँ से बेटा निकल जाएगा और RC+N NH2, इस वाले कंपाउंड को अपन क्या बोलते हैं बेटा यहाँ पे, हाइड्राजोन, ठीक है। तो हाइड्राजीन हो, हाइड्राजोन हो, या फिर इस तरह से डाइजोनियम क्लोराइड वगैरह हो, तो ये सब क्या है आपके लसाइन टेस्ट बेटा नहीं देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, देखिए आपका फिजिकल केमिस्ट्री से, वी विल स्किप दिस बिकॉज राहुल सर आज इसको डिस्कस कर चुके होंगे बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स गिव पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट, तो पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट कौन देगा ये हमें बताना है। और इसकी बात अगर हम करेंगे बेटा तो पहले आपको पता होना चाहिए टॉलरेंस टेस्ट क्या है ना। उतनी डिटेल में हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने टेस्ट से पहले जो है बेटा आपका टेस्ट बोले तो आपका जो एग्ज़ाम पेपर है उससे पहले जो सारे ये प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले हैं वो आपने रिवाइज़ किए होंगे। तो वहीं पे हम पढ़ते हैं कि भाई जो आपका जो है बेटा टॉलरेंस टेस्ट भी हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट जो है हम पढ़ते हैं यहाँ पे, तो NH4OH + AgNO3 ये हम पढ़ते हैं, और हम देखते हैं कि भाई मान लीजिए आपके पास अगर एल्डिहाइड्स हैं, है ना, आपके पास बेटा एल्डिहाइड्स हैं, चाहे एरोमेटिक हो या आपके क्या है एलिफेटिक हो, उन दोनों को ही क्या है बेटा ये ऑक्सीडाइज कर देता है और वहाँ पे क्या बना देगा, कार्बोक्सिलिक, ठीक है। तो ये ऑक्सीडाइज हो गई। अब ये ऑक्सीडाइज हुए हैं तो किसी को रिड्यूस भी होना पड़ेगा, तो जो आपका Ag+1 में प्रेजेंट है बेटा वो चला जाएगा Ag में चला जाएगा, और वही आपको क्या है जिसको हम बोलते हैं सिल्वर मिरर, तो वही है हमारा, ठीक है। तो लेकिन अब उतना सिंपल क्वेश्चन ये है नहीं, ठीक है। आपको टॉलरेंस टेस्ट पता होगा, आपको पता होगा भाई कौन से कंपाउंड देते हैं, ठीक है। आपने एल्डिहाइड्स ढूंढने की कोशिश की होगी, लेकिन आपने देखा होगा यहाँ पे तो कुछ जो है अजीबोगरीब कंपाउंड्स हमने बना रखे हैं। हो सकता है आपने अभी तक ये ना पढ़ा हो, हेमी एसिटल एसिटल फॉर्मेशन बेटा कार्बोनिक कंपाउंड से है ना, या कीटल हेमी कीटल, लेकिन आप आगे पढ़ोगे तो अगर ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाए हो तो परेशान नहीं होना है, आगे पढ़ोगे, आसान क्वेश्चन है। तो जो आपके हेमी एसिटल्स हैं, देखिए क्या होता है हेमी एसिटल्स, जैसे मान लीजिए आपके पास एसिटल्स या हेमी एसिटल्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे बेटा। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक एल्डिहाइड है RCHO, ठीक है, और यहाँ से अपन क्या करते हैं बेटा, मान लीजिए अगर
यहाँ से मैंने एक अल्कोहल के साथ इसकी रिएक्शन करवा दी, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास क्या है, और H+ डाल देते हैं यहाँ पे, तो आपके पास कुछ ऐसा बन जाएगा ROH OR-H। तो इस कंपाउंड की अगर मैं बात करूँ ये क्या बन गया है बेटा, एक ही कार्बन पे आपके पास एक OR- प्रेजेंट है, एक OH प्रेजेंट है, तो ये क्या है आपका हेमी HEMI एसिटल, है ना। अच्छा, और एसिटल क्या हो जाएगा, अगर आप इस तरह से इसी कार्बन पे, सेम कार्बन पे अगर आपके दो इस तरह से OR- अटैच हो जाएं तो ये एसिटल है, ठीक है। तो अगर उसी कार्बन पे एक OH प्रेजेंट है बेटा, एक OR प्रेजेंट है, तो आपका होगा वो आपका हेमेसिटल होगा, और दोनों ही अगर OR हो जाए तो क्या हो जाएगा, एसिटल हो जाएगा। तो ये जो दो OR वाले हैं बेटा, ये तो होते हैं कि आपके स्टेबल होते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपका हेमीएसिटल है वो बेटा क्या है, अनस्टेबल होता है, और वो आपका इक्विलिब्रियम में रहेगा बेसिकली उस एल्डिहाइड के साथ। तो ऐसा आपको कंपाउंड, अब हमें देखना, अगर मान लीजिए इक्विलिब्रियम में रहता है तो आपको क्या है, कम उसमें मतलब सॉल्यूशन में एल्डिहाइड भी रहेगा, और एल्डिहाइड रहेगा तो बेटा टॉलरेंस टेस्ट क्या है वो वहाँ पे देगा। आप सेम चीज़ पढ़ते हैं जो ग्लूकोज फ्रक्टोज, जब आप पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स में, तो वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप बात करते हैं मान लीजिए ऑप्शन नंबर 3 की, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हो। तो ये कैसे बना होगा, ऐसे समझते हैं कि आपके पास जैसे मान लीजिए कार्बन रहा होगा बेटा, यहाँ पे CHO बना देते हैं, और इस तरह से कुछ रहा होगा, और यहाँ पे मान लीजिए OH रहा होगा। तो यहाँ से अब अगर यही OH जो है यहाँ पे अटैक कर देगा, तो आप कहोगे 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग सर यहाँ पे बन जाएगी, है ना। तो एक कार्बन बीच में एक्स्ट्रा डाल दो, 6 मेंबर रिंग बन जाएगी। तो इन्होंने यहाँ पे वही हेमिएसिटल बना रखा है। कैसे पता लगा, आप ये वाला कार्बन देखिए जिससे OH जुड़ा हुआ है, थर्ड वाले ऑप्शन में एक OH है बेटा, और दूसरी तरफ O के साथ वो रिंग है, तो OR हो गया। तो ये तो हेमिएसिटल है, और हेमिएसिटल अगर है तो बेटा क्या मिल जाएगा हमें यहाँ से, ये इक्विलिब्रियम में रहेगा एल्डिहाइड के साथ बेटा, तो आपको वहाँ पे टॉलरेंस टेस्ट देगा। बाकी आप अगर देखेंगे ऑप्शन नंबर बी देखिए, उसमें क्या है आपको ईथर्स दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, एल्कोहल और ईथर है, तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका एसिटल है, एसिटल स्टेबल होते हैं, तो वो बेटा क्या है वहाँ पे टेस्ट नहीं देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका सही आंसर होगा। अगर आप नहीं कर पाए थे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप आगे जो है ये पढ़ने वाले हो, ऐसे ही बस दीजिए था ये क्वेश्चन, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो नहीं बनने चाहिए एग्जाम में ना, सारे बन गए तो फिर जो है आप और कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे। चलिए उसके बाद हम चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 जो यहाँ पे है, और ये ओजोनोलिसिस का क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे बोल रखा है कि C7H12 है बेटा, O3Me2S है ना, यानी कि रिडक्टिव ओजोनोलिसिस यहाँ पे करवाया गया है, और हमारे पास दो स्पीशीज, दो कंपाउंड्स वहाँ से बने P+Q। तो हमें बताना है कि जो कंपाउंड, इन्होंने बोला है कि जो कंपाउंड P है दैट रिस्पॉन्ड्स टू टॉलरेंस टेस्ट एंड आइडोफॉर्म टेस्ट, बट Q डज नॉट रिस्पॉन्ड टू बोथ द रिएजेंट्स, द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड X इज, ठीक है, ये हमें बताना है। एक मिनट बेटा, चलिए। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, इन्होंने कहा कि भाई अपने पास जो गिवन है वो है बेटा C7H12। आपने रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करवाया, कैसे पता लगा, Me2S से पता लगा, जिंक भी इसकी जगह दे सकते थे, और दो आपको मिले P+Q। तो ये कह रहे हैं कि यार जो P है वो क्या है, टोलन टेस्ट भी दे रहा है, और बेटा क्या दे रहा है, आइडोफॉर्म टेस्ट भी दे रहा है, लेकिन Q जो है वो दोनों ही टेस्ट नहीं दे रहा है। हमें बताना है कि इस C7H12 का स्ट्रक्चर क्या रहा होगा। देखिए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे बेटा, C7H12 आपको दे रखा है, ठीक है। यहाँ से हमने कहा कि चलो इसके DU निकाल लेते हैं। तो आपने कहा कि भाई 7 है तो आपके होने चाहिए थे बेटा 7 × 2 + 2 कितने हो गए बेटा, 16 हाइड्रोजन होने चाहिए थे, लेकिन 12 हाइड्रोजन है, तो कितने हो जाएगा बेटा यहाँ से, तो 16 - 12/2, इट मीन्स DU आ गई 2। तो ऑप्शन नंबर 1 तो सीधा सीधा आप कैंसिल कर सकते हैं, उसमें DU 1 दे रखी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऑप्शन 2 3 4 सब में DU जो है बेटा 2 है, एक जैसे 2 और 3 में एक साइकिल बना रखा है, और आपके पास एक डबल बॉन्ड है, तो DU वहाँ पे 2 है। चलिए अब हम आते हैं ओरिजिनल के क्वेश्चन को किस तरह सोल्व कर सकते हैं। तो क्या करिए, आप ऑप्शन से ही इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अगर हम ऑप्शन नंबर 2 का रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करते हैं, ऑप्शन नंबर 2 में मुझे दे रखा है एक यहाँ से साइक्लोहेक्सेन है, और उस पर इस तरह से जो है बेटा मिथाइलिन लगा दिया है। तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से जो आपका ये वाला बॉन्ड है बेटा, डबल बॉन्ड ये टूट जाएगा, और अपने पास क्या बनेगा, डबल बॉन्ड लगा देंगे वहाँ पे, तो एक बन जाएगा HCHO प्लस एक बन जाएगा साइक्लोहेक्सेनोन,
ठीक है। और अब यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या साइक्लोहेक्सेनोन, क्योंकि ये तो कीटोन है बेटा, तो कीटोन है तो ना तो वो टोलेंस टेस्ट की बात अगर हम करें, हमने ऊपर देखा कि एल्डिहाइड्स के लिए है, तो ना तो वो टोलेंस टेस्ट देगा बेटा, ना ही वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, क्योंकि आयोडोफॉर्म के लिए आपको जो चाहिए था वो इस तरह का कुछ चाहिए, C डबल बॉन्ड O, इस तरह का कुछ चाहिए, या फिर कुछ ऐसा भी चलेगा CH3C, इधर पे OH रहा, इधर H रहा था ना, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज होकर दोबारा उसी तरह से बदल जाएगा, तो है ना, अल्फा कीटोन्स टाइप का कुछ चाहिए हमें। तो ना तो साइक्लोहेक्सेन दोनों टेस्ट दे रहा है, क्या जो आपका फॉर्मल्डिहाइड है बेटा ये टेस्ट देगा? फॉर्मल्डिहाइड टोलेंस टेस्ट तो दे देगा, लेकिन फॉर्मल्डिहाइड आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे पाएगा। तो जो इन्होंने बात कही है पी के बारे में, तो मतलब फॉर्मल्डिहाइड पी नहीं हो सकता है ना, मतलब जो पी है वो फॉर्मल्डिहाइड नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर 2 भी यहाँ पे क्या बेटा हमारा कैंसिल हो जाता है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3 की। 3 में अगर हम देखना चाहें तो क्या हो जाएगा भाई, 5 मेंबर्ड रिंग है, डबल बॉन्ड C है, CH3 है, इसका अगर ओजोनोलिसिस करोगे रिडक्टिव, तो एक तो साइक्लोपेंटेनोन बन जाएगा, प्लस आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, CH3CHO एल्डिहाइड आ जाएगा, ठीक है, एसिटल्डिहाइड। तो एसिटल्डिहाइड में जो हम आयोडोफॉर्म के लिए ग्रुप ढूंढ रहे हैं, कौन सा, CH3CHO वो है, इट मीन्स कि ये वाला जो एसिटल्डिहाइड है इट विल गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। ओके जी, हमें मिल गया है। और आपका क्या है बेटा, एल्डिहाइड है तो टोलन भी देगा, लेकिन साइक्लोहेक्सेनोन की तरह साइक्लोपेंटेनोन भी बेटा दोनों ही टेस्ट नहीं देगा, तो ऑप्शन नंबर 3 तो सही है, यही हमारा करेक्ट आंसर है ना। आयोडोफॉर्म टेस्ट जिन बच्चों को याद ना हो तो बेटा आपको देखो सारे टेस्ट आपको पता होना चाहिए, आपको पता है भाई एग्जाम में ये वाला चैप्टर आ रहा है, और इम्पोर्टेंट है ये वाला ना, क्योंकि ये जो है कहीं भी मतलब इस तरह से आप आइडेंटिफिकेशन करना होगा तो वहाँ पे आपको इस तरह के क्वेश्चन बेटा देखने को मिलेंगे। तो वेरी इजी क्वेश्चन है ना, कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन यहाँ पे नहीं था, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर आप फोर्थ ऑप्शन भी देखेंगे तो फोर्थ ऑप्शन में तो आपको वैसे भी 3 स्पीशीज़ मिल जाएंगी, हाँ देख लेते हैं क्या है फोर्थ ऑप्शन भी। ओके, ऐसा कुछ दे रखा है फोर्थ ऑप्शन, देखिए। तो यहाँ पे अगर आप रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करोगे तो ये वाला डबल बॉन्ड टूटेगा, ये वाला डबल बॉन्ड भी टूटेगा बेटा। इधर वाला जो मान लीजिए इसको अपन इधर वाले पोर्शन की बात करें तो इधर से क्या मिल जाएगा, CH3CHO एसिटल्डिहाइड, जो कि दोनों टेस्ट देगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और एक आपको मिल जाएगा बेटा एसीटोन राइट मोस्ट वाले पार्ट से, और बीच में जो बचेगा बेटा वो आपके पास बच जाएगा कुछ इस तरह का। तो P+Q की बात कर रहे थे, यहाँ पे आपको 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल गए हैं, तो ये तो वैसे ही हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो आई होप बेटा ये क्लियर होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन था ना, इट वाज नॉट some tough question. Moving on to the next question. Next question says, question number 8, it says, how many structural isomeric ketones having molecular formula C5H10O give iodoform test? ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। इन्होंने कहा है कि कीटोन होना चाहिए पहली बात, और फिर बेटा क्या होना चाहिए, C5H10O। सबसे पहले एज यूजुअल हम ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए DU निकालेंगे, C5H10O, मैंने कहा कार्बन 5 है तो हाइड्रोजन होने चाहिए थे 5 × 2 + 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन 10, ऑक्सीजन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाई 2 विच गिव्स मी 5 2 10 12, और DU आ गई बेटा 1। अब कीटोन है तो DU वहाँ पे एक तो हो ही जाएगी ना यार, क्योंकि कार्बन से ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जुड़ना है, तो एक DU तो वैसे ही चलेगी, मतलब उसके अलावा कोई भी वहाँ पे जो है आपको और DU नहीं है, बाकी हाइड्रोजन सारे लगाने हैं। तो मतलब कोई साइक्लिक वाइक्लिक कुछ नहीं बना सकते हो आप, क्योंकि आपको कीटोन में एक DU चाहिए। तो हमने कहा ठीक है यार, एक DU आ गई है। अब समझते हैं C5, देखिए आयोडोफॉर्म चाहिए तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं बेटा, या तो आप इस तरह का ग्रुप चाहिए आपको, या फिर आपको CH3C पे OH इस टाइप का चाहिए, लेकिन OH नहीं हो सकता है ना, क्योंकि आपको कीटोन चाहिए और ऑक्सीजन भी एक ही लगाना है, विच मीन्स कि इट हैज़ टू बी द फर्स्ट वन है ना, CH3CO वाला। तो मतलब क्या बन सकता है, यहाँ पे बन सकता है CH3C डबल बॉन्ड O, दो कार्बन यूज़ कर दिए हमने ऑक्सीजन, अब अपने 3 कार्बन बचे हैं, तो एक तो 3 कार्बन ऐसे अरेंज हो सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हो, CH3C डबल बॉन्ड O CC ऐसे अरेंज कर सकते हो। तो ये 2 ही आपके पास हो पाएंगे बेटा, है ना, इसके अलावा कोई चॉइस आप नहीं बना पाओगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए इस क्वेश्चन को अलग तरीके से भी फ्रेम किया जा सकता था, अगर मान लो वो ऐसे बोल दें कि भाई मोलिकुलर फॉर्मूला C5H10O है एंड इट गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट, एंड दे डिड नॉट मेंशन, लेट्स से दे आर नॉट मेंशनिंग इट हैज़ टू बी कीटोन, है ना, कीटोन मेंशन नहीं किया है, तो आप सारे ले सकते हो। मतलब आप जो सेकंड वाला है इसके भी आपके पास ऑप्शंस खुल जाते हैं, तो फिर आप क्या है, फिर आप कुछ ऐसा भी कर सकते हो बेटा कि जैसे मान लीजिए 3 की मैंने इस तरह से जो है रिंग बना दी, और C पे OH रख दिया, CH3 रख दिया, ये लीजिए ये भी हो जाएगा, या फिर CH3 C पे OH रख दिया,
और सी यहाँ पे डबल बॉन्ड डाल दीजिए, आप डबल बॉन्ड इधर भी डाल सकते हो, है ना। तो इस तरह का आप कुछ कर सकते हो, डबल बॉन्ड डाल के फिर इस कार्बन को इधर ला सकते हो, तो है ना आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। लेकिन क्योंकि उन्होंने आइसोमरिक कीटोन बोल दिया है तो हमारे पास जो है लिमिटेशंस हो गई हैं और आपके पास कम ही जो है यहाँ पे आइसोमर्स बनने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इट सेज स्ट्रक्चर ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड इज रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। सबसे पहली बात देखिए, एस्कॉर्बिक एसिड इंपॉर्टेंट है, आपको रटना नहीं है स्ट्रक्चर, लेकिन ये पता होना चाहिए कि जैसे एक बार जेई ने क्वेश्चन डाल दिया कि 4 ऑप्शन दे दिए और पूछ लिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट कंटेन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो उसमें उन्होंने क्या एस्कॉर्बिक एसिड में डाल दिया। देखिए एसिड आ गया, डजंट मीन इट हैज़ टू इट हैज़ टू कंटेन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, है ना, दैट्स नॉट सम कंडीशन। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तो उन्होंने ऐसा ही कुछ डाल दिया था कि उसमें एस्कॉर्बिक एसिड था और पिक्रिक एसिड था। जैसे पिक्रिक में भी एसिड आ रहा है लेकिन उसमें कार्बोक्सिलिक तो नहीं होता है। और ऐसे ही उन्होंने एक जो उन्होंने लेकिन काफ़ी आसान डाला था, सैलिसाइलिक एसिड डाल दिया था। सैलिसाइलिक एसिड सबको पता होता है, आप जब फिनॉल पढ़ोगे तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा, है ना। तो वहाँ पे आप फिनॉल या कार्बोक्सिलिक वटेवर दोनों में ही हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में थोड़ा थोड़ा। तो क्वेश्चन इजी था ना, लेकिन बस जस्ट टू गिव यू एन हिंट कि ये पहले भी कहीं ना कहीं जेईई एडवांस में आ चुका है। तो एस्कॉर्बिक एसिड का स्ट्रक्चर आपको दे रखा है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कौन कौन से रिएजेंट्स पॉजिटिव टेस्ट देंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने का जो मैं तरीका आपको बोलना चाहूँगा, दैट इज ईदर one method is you go to every reagent and then you check, okay, for this reagent do we have the group that should be present in the compound. So this is one method. Or you already identify all the groups that the compound has, which is a bit difficult because let's say in this particular compound you have an enol also, right? So you might miss out on enol, right? तो आपको या तो ऐसे भी कर सकते हो, तो एक काम करो, पहले आप सारे ग्रुप्स लिख भी सकते हो और करस्पॉन्डिंग देखते भी जाओ, और जब वो रिएजेंट देख रहे हो तो उसमें दोबारा कंपाउंड में देखो कि इसकी कंडीशन के लिए अच्छा ये रिएजेंट चाहिए था, डू वी हैव एनी ऑफ द रिएजेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड. So that is and like you can mix both the steps, like you can identify the groups present in the compound already and then you can look up to the reagent and then you can check, okay fine, these are the groups that is required for this reagent to give the positive test. Okay, do we have this particular group in the ascorbic acid, and then so that you don't miss out on anything, है ना. वरना इसमें गलती हो सकती है आपको, क्योंकि आपको 10 reagents दे रखे हैं। और अगर हम देखें तो सबसे पहला है बेटा बेसिक क्यूप्रस क्लोराइड या अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड बोल लो, Cu2Cl2NH4OH। देखिए तो अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना, हर के बारे सबके बारे में नहीं करेंगे। तो अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड क्या है, इसमें बेटा ये आपका टर्मिनल अल्काइन के साथ टेस्ट देता है। जैसे मान लीजिए आई हैव दिस पर्टिकुलर अल्काइन, और आप अगर ये बेसिक क्यूप्रस क्लोराइड, क्योंकि है ना अमोनिकल है तो मतलब बेसिक ही है, तो अगर आप ये इसमें डाल देते हो बेटा ये, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे रेड प्रेसिपिटेट मिलेगा, क्योंकि ये इस तरह का यहाँ पे Cu, तो इसकी वजह से क्या है आपको रेड पीपीटी मिलेगी। लेकिन क्या होता है कि यही कंपाउंड जो है बेटा ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन में ऑक्सीडाइज हो जाता है, और है ना दिस इज NH3 अगेन, ओके सो O2NH3, और आपको ये डाइमराइज कर जाता है, आई मीन सॉरी डिड आई से ऑक्सीडाइज, आई मीन ये क्या करता है बेटा वहाँ पे डाइमराइज कर जाता है, और डाइमराइज करके ये आपको कुछ इस तरह का दे देता है, ठीक है। इवन एसिटाइलिन भी आपको जो है इसी तरह का कुछ देगा, है ना, आर में वहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो इस तरह का जो आपको कुछ देखने को मिलता है ना। तो रेड जो आपको कलर जो वहाँ पे देखने को मिलेगा, रेड प्रेसिपिटेट, दैट वुड बी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस, है ना, ये बनने की वजह से आपको देखने को मिलेगा। तो टर्मिनल अल्काइन क्या हमारे पास है, टर्मिनल अल्काइन इस कंपाउंड में, हमने कहा जी नहीं, तो पहला वाला नहीं देगा। 2,4-DNP की बात करें बेटा, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। देखिए हाइड्रोजीन का हमने स्टार्टिंग में देखा था, जहाँ हमने क्या है एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवा के हाइड्रोजोन बनाया था स्टार्टिंग में, राइट। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी डिस्कस्ड अबाउट द लसाइन टेस्ट, वी डिस्कस्ड अ लिटिल बिट अबाउट इट ना वो देयर। तो हाइड्रोजोन वहाँ पे बन जाएगा हाइड्रोजीन से, तो उसके लिए क्या है एल्डिहाइड या कीटोन चाहिए। अब यहाँ पे अब ऐसी बेसिक गलती आई होप कि आप लोग नहीं करोगे। कैसी बेसिक गलती कि ये जो एस्टर ग्रुप प्रेजेंट है बेटा, है ना, C डबल बॉन्ड और फिर उसके बाद उसी कार्बन पे एक OR है, तो वो एस्टर है, इसको कीटोन मत कंसिडर कर लेना, है ना, कीटोन या एल्डिहाइड इस तरह की कोई सिली, बिल्कुल ही दैट वुड बी वेरी बेसिक मिस्टेक, है ना। आई होप यू गाइज वोंट डू सच टाइप ऑफ सिली मिस्टेक्स। तो ऐसा नहीं करना है अपने को, दैट इज एस्टर, है ना, दैट इज एन एस्टर है, तो इट विल नॉट गिव टेस्ट विद 2,4-DNP। so 2,4-DNP will also, I mean it won't give the test with the एस्कॉर्बिक एसिड। Na मेटल, सोडियम मेटल आपको दिख रहे हैं भाई बहुत सारे क्या एल्कोहल कंपाउंड में, इसमें तो एस्कॉर्बिक में है ही, है ना, तरह तरह के, मतलब हर जगह एल्कोहल तो दिख ही रहे हैं। तो एल्कोहल के साथ बेटा, है ना, मेटल के साथ रिएक्शन करके एल्कोहल हाइड्रोजन गैस देगा, तो यस सोडियम मेटल टेस्ट देगा।
अगेन HCl ZnCl2 लूकास रिएजेंट बेटा। तो अगर मान लो केवल 1 डिग्री होता तो थोड़ा सा सस्पिशियस होता कि यार इसको काउंट करना है नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे आपके पास बेटा सेकेंडरी भी है ना, ये रहा सेकेंडरी, ग्रीन से मार्क किया है मैंने, तो सेकेंडरी है तो बेटा आपका जो है आप कंसिडर करना पड़ेगा कि यस HCl ZnCl2 विल गिव टेस्ट विद सेकेंडरी एल्कोहल। FeCl3 की बात करें तो फिनोल और इनोल के लिए, अब जिनको केवल फिनोल याद होगा दे विल मिस आउट ऑन इनोल ओवर हेयर, है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये C डबल बॉन्ड C और फिर OH, बेटा दिस इज इनोल, और ये मिस हो गया तो यहाँ पे मार्क्स कट जाएंगे, तो ये भूलना नहीं है ना। तो फिनोल और इनोल, इनोल है तो यस इट विल गिव टेस्ट। NaOH प्लस फिनोफ्थलीन, भाई देखिए फिनोफ्थलीन अगर हम बात करें इंडिकेटर की, है ना, आयनिक इक्विलिब्रियम आप सब पढ़ चुके हो, तो अगर बेसिक मीडियम है ना Na, देखिए तो 8 पॉइंट हम कहते हैं कि इसकी जो रेंज है 8.2 8.3 वट एवर 10 इस तरह से लिखते हैं। 8.2 से कम अगर pH है तो इट विल बी कलरलेस, और अगर इस रेंज में जाने लगोगे तो इट विल बी पिंक। तो अगर बहुत बेसिक है तो इट विल बी पिंक, और स्लाइटली एसिडिक या फिर हल्का फुल्का बेसिक है तो इट विल बी कलरलेस ओनली, राइट। तो NaOH में जब रहेगा ये NaOH आप डाल रहे हो तो बेटा क्या रहेगा, पिंक कलर रहेगा। लेकिन क्या होगा, जो आपके पास एस्टर प्रेजेंट है, आपने पढ़ रखा है कि भाई एस्टर, देखिए एस्टर बनता है एसिड प्लस अल्कोहल से, राइट। लेकिन एस्टर में अगर आप क्या करोगे बेटा, आप NaOH से दोबारा रिएक्शन करवा रहे हो तो NaOH आप पढ़ोगे यहाँ पे ये रिएक्शन मैकेनिज्म में भी, तो यहाँ पे आपको जो दोबारा प्रोडक्ट मिल जाएंगे, आपको मिल जाएगा यू विल गेट योर एसिड बैक एंड यू विल गेट योर अल्कोहल, तो एसिड प्लस अल्कोहल मिल जाएगा। तो मतलब हम कह रहे हैं कि जैसे जैसे NaOH जो है रिएक्शन करता जाएगा और आपके जो एस्टर है बेटा उसको एसिड और अल्कोहल में तोड़ता रहेगा, तो एसिड आएगा तो दैट विल कंज्यूम योर NaOH ऑल्सो। तो वहाँ पे क्या है, आपकी जो सोल्यूशन है वो बेसिक से थोड़ा थोड़ा क्या है एसिडिक धीरे धीरे होने लगेगा, तो आपका सोल्यूशन जो है वो पिंक से थोड़ा थोड़ा कलरलेस होने लगेगा। तो यस यू विल सी ओके दे माइट बी द प्रेजेंस ऑफ योर एस्टर, है ना, एस्टर के लिए ये टेस्ट काम कर जाएगा। तो यस दिस विल गिव पॉजिटिव टेस्ट। डाइल्यूट KMnO4 बेटा अनसेचुरेशन के लिए है। ब्रोमीन वाटर टेस्ट की बात करो, अनसेचुरेशन, क्या अनसेचुरेशन है, जी हाँ बिल्कुल है। जो आप 2 OH देख पा रहे हो उनके बीच में ये रहा एक डबल बॉन्ड, ये रहा ग्रीन से मार्क किया है, तो डाइल्यूट KMnO4 सिन एडिशन करेगा बेटा, OH 2 OH लग जाएंगे डबल बॉन्ड को तोड़ के वहाँ पे, तो ये यस टेस्ट देगा। उसके बाद हम बात करते हैं क्या ब्रोमीन वाटर, हमने बात का अनसेचुरेशन के लिए टेस्ट देता है, यस इट विल आल्सो गिव टेस्ट, है ना। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट टोलेंस टेस्ट आ गया है। टोलेंस टेस्ट बेटा हमने बात किया एल्डिहाइड्स वगैरह, कहीं पे एल्डिहाइड्स वगैरह नहीं है यहाँ पे, है ना, हेमिएस्टर वगैरह भी कुछ नहीं है, नहीं देगा टेस्ट, क्रॉस मार दो। I2NaOH इज़ नथिंग बट योर हेलोफॉर्म टेस्ट। हेलोफॉर्म टेस्ट के लिए जिस तरह का ग्रुप आपको रिक्वायर्ड है हमने बात किया, वो है ना अल्फा कीटोन टाइप का बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड हो या CH3 CHO। देखिए इस ग्रुप में अगर आप बात करोगे जो ये जो साइड में है, जो अभी अपन ने बीजेपी के रंग से जिसको सर्कल कर दिया है, तो उसमें है ना, मैं कोई बीजेपी का समर्थक नहीं, ध्यान रखना, ओके। तो अगर हम बात करें तो इन दोनों कार्बन पे ही OH है ना, तो अपने को CH3 चाहिए था वहाँ पे, तो ये अपना डिज़ायर्ड ग्रुप नहीं है ना, यहाँ पे टेस्ट नहीं हो पाएगा बेटा। तो I2NaOH की बात करें तो नो टेस्ट नहीं दे पाएगा। तो कितनों ने टेस्ट दिया, Na मेटल, देन वी हैड टेस्ट फॉर एल्कोहल्स बाय लूकास रिएजेंट, FeCl3 फिनोफ्थलीन वाला 4, dilute KMnO4 and bromine water for unsaturation 5 6, तो टोटल 6 reagent would be giving positive test with ascorbic acid। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओके इंटीजर टाइप था बेटा, द राइट आंसर वुड बी 6। मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा मैच द कॉलम टाइप का है, वेरी इजी क्वेश्चन। तो ए आपको 4 कंपाउंड दिए गए हैं, बी और जो दूसरा कॉलम है उसमें आपको क्या है बोला गया है कि भाई डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन जो है बेटा, या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस जो है दैट इज़ 3, यानी कि जो है ना ये बात कर रहे हैं DU की। सेकंड ऑप्शन में बोला गया है कि सेकेंडरी कार्बन 6 हैं, उसके बाद बोला गया है कि 3 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं, फिर बोला गया है कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, अमाइड प्रेजेंट है। तो वेरी इजी कर सकते हैं। देखिए तो अपन क्या करते हैं, जो राइट हैंड वाला साइड है ना, डबल बॉन्ड 3 है, जैसे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस 3 है यानी कि DU 3 है, वहाँ से अपन इधर लेफ्ट में मैचिंग करते हैं ना। तो अपन ने कहा कि भाई क्या DU 3 है, पहले वाले में बात करते हैं बेटा, क्या DU 3 है। तो DU के लिए अपन करेंगे कि या साइक्लिक कंपाउंड जो साइकिल गिन लेंगे बेटा, और आपका डबल बॉन्ड गिन लेंगे। तो हमने कहा कि इसमें DU 2 है ना, DU 2 है, तो इसमें तो अपन इसमें P नहीं आएगा। इसमें DU 2 साइकिल हैं, लेकिन कार्बोक्सिलिक में भी तो बेटा डबल बॉन्ड होगा, और एक कीटोन भी दे रखा है, तो ये इसमें 4 DU हो गई। उसके नीचे आएंगे तो यस DU इज़ 3, तो इसमें P आ जाएगा। उसके नीचे आओगे तो बेटा DU वहाँ पे 4 हो गई है, विच मीन्स P में केवल बेटा क्या आएगा, C ही आएगा।
उसके बाद बोल रखा है कि बेटा 6 सेकेंडरी कार्बन प्रेजेंट हैं। ओके, गिनते हैं बेटा, सेकेंडरी कार्बन 6 प्रेजेंट होने चाहिए। पहले वाले में बात करोगे तो क्या हो जाएगा, देखते हैं भैया। एक ये हो गया सेकेंडरी कार्बन, एक ये सेकेंडरी कार्बन, एक ये सेकेंडरी कार्बन है, एक ये सेकेंडरी कार्बन है। 4 ही हैं, 6 नहीं हैं, इसमें नहीं आएगा। सेकेंड वाले में बात करें बेटा तो दिस इज सेकेंडरी, राइट, देन दिस इज ऑल्सो सेकेंडरी, डबल बॉन्ड ओ जुड़ा है, हमें केवल कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है ये गिनना है, राइट। फिर उसके आजू बाजू में थर्ड वाला है, ये हो गया बेटा, फिर ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया, ये सिक्स्थ हो गया। ये तो जिससे कार्बोक्सिलिक जुड़ा है दैट इज टर्शरी, है ना, क्योंकि 3 कार्बन से जुड़ गया है, और जो बीच में जो दोनों को फ्यूज जो कराया गया है बेटा वो भी क्या है, वहाँ पे टर्शरी है, क्योंकि 3 कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो इसमें हमारे पास 6 कार्बन हैं, यस, तो 6 सेकेंडरी कार्बन हैं, तो इसमें क्यू आएगा। नेक्स्ट में बात करते हैं बेटा, एक ये रहा सेकेंडरी, 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 एक ये रहा सेकेंडरी। उसके बाद नहीं है कोई सेकेंडरी, तो यस इसमें भी बेटा 6 हैं, तो इसमें पी तो था ही, क्यू भी हो जाएगा। लास्ट वाले में गिनोगे तो सेकेंडरी यहाँ पे 3 4, वेरी बेसिक है ना, इसलिए ज़्यादा अपने को इस पर जो है फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। एंड देन यू हैव 6। हमने कहीं पे गलती की है क्या? ओके, अगर हम देखिए 1 2 दैट इज टर्शरी सेकेंडरी, यस 1 2 3 4 5 6, तो यस हमारे पास 6 हैं यहाँ पे, और उसके बाद नहीं है, तो ये वाला तो होगा क्यू ऑप्शन। हाँ, तो क्यू ऑप्शन इस वाले में होगा। क्या हमने कहीं पे कुछ गलती की है? क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने सोल्व किया था तो क्यू 2 में ही आ रहा था, तो एक बार देख लेते हैं किन में हमने गलत काउंट कर लिया है। तो अगर हम बात करें बेटा सी ऑप्शन की, सी ऑप्शन में कितने हैं हमारे पास, देखिए 1 2 3, यस दे आर सेकेंडरी, 4 5 6 7, देखिए ऐसे इसलिए मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो इसमें हमने गलत गिन दिया है। सी में नहीं आएगा भाई, क्योंकि सी में देखिए एक ये रहा 1 2 3 4 5 6, जिससे अमीन जुड़ा है वो भी तो सेकेंडरी है, क्योंकि कार्बन तो बेटा 2 ही जुड़े हैं ना, तो 7 है, तो यहाँ पे देखो सिली हो सकता था ना, तो इसमें क्यू नहीं आएगा बेटा, केवल पी ही आएगा, क्यू आएगा डी वाले में। चलिए सेकेंडरी कार्बन 6 गिन लिए। 3 फंक्शनल ग्रुप, पहले वाले में आप देखोगे बेटा तो दिस इज एन अमाइड, नीचे अमीन है, तो 2 ही फंक्शनल ग्रुप हैं। नीचे आओगे कीटोन कार्बोक्सिलिक हैं, और आपके पास बेटा क्या है वहाँ पे, हेलाइड है, तो है ना। उसके बाद नीचे आते हैं, 1 मिनट रोकते हैं ना, इसमें 3 मिल गए अपने को, इधर अमीन है और एस्टर है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। उसके नीचे आप आओगे बेटा तो आपके पास एक कीटोन है और एक एस्टर है, तो यस अपने पास क्या हो जाएगा, बी में ही आपके पास हेलो भी प्रेजेंट है, तो 3 हो जाएंगे, कार्बोक्सिलिक, कीटोन एंड देन आपका हेलाइड वाला, है ना, तो 3 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। उसके बाद एस में चलते हैं बेटा, कंपाउंड हेट्रोसाइक्लिक। ध्यान रखना हेट्रोसाइक्लिक के लिए साइकिल के अंदर बेटा आपके पास डिफरेंट एटम होना चाहिए, बाहर होने से काम नहीं चलेगा। पहले वाले में यस कार्बन की रिंग है, उसमें बीच में एन लगा हुआ है, तो ये है, तो एस यहाँ पे आ जाएगा। दूसरे वाले में देखिए रिंग में सारे कार्बन हैं, नहीं होगा। तीसरे वाले में रिंग में सारे कार्बन है, फोर्थ में भी रिंग में सारे कार्बन हैं, विच मीन्स कि ये हेट्रोसाइक्लिक नहीं है, गलत हो जाएगा, आपने हेट्रोसाइक्लिक क्लिक कर दिया तो बेटा। तो कंपाउंड के अंदर जो है, मतलब कि आपकी जो रिंग है, रिंग के अंदर बेटा आपका डिफरेंट एटम होना चाहिए, वो हेट्रोसाइक्लिक होता है। अमाइड फंक्शनल ग्रुप ऑब्वियसली ए में प्रेजेंट है, राइट, तो टी हो जाएगा। उसके बाद दूसरे में प्रेजेंट नहीं है, तीसरे में प्रेजेंट नहीं है, फोर्थ में प्रेजेंट नहीं है, ओके, तो ए में आ जाएगा बेटा, देख लेते हैं ए में एस टी क्यों नहीं दे रखा है ए में, यस ए में एस एन टी, एंड देन यू हैव बी में क्यू एंड सी, सी डिड आई से, ओके क्यू एंड बी तो कुछ है ही नहीं ना उधर की साइड में यार, बी क्या क्लिक कर रहे हैं, अपन ने देखा था इसमें क्या है, 6 सेकेंडरी कार्बन थे और 3 फंक्शनल ग्रुप थे, तो क्यू एंड आर होगा, ओके दैट इज आर नॉट सी, तो क्यू एंड आर, सी में पी, डी में क्यू, विच मीन्स ठीक है, तो हमने जो सोल्व किया है वो करेक्ट है। तो ऐसे क्वेश्चन देखिए इजी है, लेकिन आप सिली कर सकते हैं, जैसे सेकेंडरी कार्बन जो गिनने हैं, अब वहाँ पे क्योंकि आपको सारे गिनने हैं, तो उस तरीके से वहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं, मतलब सिली हो सकता है, तो थोड़ा बिल्कुल फोकस्ड रह के सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, आंसर फॉर ए वुड बी एस टी, बी में क्यू आर, सी में पी, डी में क्यू, अगेन those will be the correct answer for this matrix match. Moving on to the next question, question number 12. It says how many of the following have all types of carbon atoms? मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी सारे होने चाहिए बेटा। इससे आसान क्वेश्चन आई डोंट थिंक यू विल गेट, है ना, और वो भी एडवांस पैटर्न में, तो ये एडवांस के लायक पेपर, मतलब उतना अच्छा पेपर नहीं है ये ना, तो इसमें हाई स्कोरिंग था, बिल्कुल स्कोर अच्छा जाना चाहिए आप लोगों का।
तो चारों तरह के होने चाहिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी। सबको पता है यार, एक कार्बन 4 से जुड़ा हुआ है तो क्वाटरनरी है, 3 से है तो टर्शरी है, 2 से है तो बेटा वो है ना। तो इस तरह से, लेकिन ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें CH4, ये भी बेटा क्या है, प्राइमरी ही है, कोई 0 डिग्री नहीं होती है, ठीक है। तो अगर हम देखें ए में अगर हम बात करें बेटा, तो जैसे सेकेंडरी ये रहा, क्वाटरनरी ये रहा, मतलब ये रहा 1 डिग्री, ये रहा 4 डिग्री वाला, ये रहा 3 डिग्री वाला, और मिथाइल ये यहाँ पे जो ग्रुप है बेटा ये 1 डिग्री वाला। तो ए में चारों प्रेजेंट है। बी में कोई भी क्वाटरनरी नहीं है, आप देख सकते हो ना, तो बी में क्वाटरनरी नहीं है। सी में आप बात करोगे बेटा, तो सी में देखिए प्राइमरी तो ये रहा, क्वाटरनरी जिससे प्राइमरी जुड़ा है वो वाला ये हो गया, टर्शरी ये वाला हो गया, और सेकेंडरी ये वाले रहे, ये भी सेकेंडरी है ना। डबल बॉन्ड वाले भी बेटा सेकेंडरी होंगे, क्योंकि कार्बन से 2 ही जुड़े हैं। अपने को इसमें वो नहीं लगाना है जो आप स्टीरियो में करते हो, 2 लगे हैं तो 2 C बना दिए, है ना। वो केवल उस वाली अप्रोच के लिए था, 2 ही हैं, सेकेंडरी है। तो इसमें भी सारे मिल गए हैं, तो ये भी आंसर होगा। नेक्स्ट में तो क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी ही हैं, बहुत ही बकवास ऑप्शन दे रखा है। इसमें अगर हम बात करें बेटा, तो इसमें क्वाटरनरी है, टर्शरी है, यस दिस विल ऑल्सो बी योर आंसर, है ना। क्योंकि देखिए ये वाला कार्बन जो है बेटा, इससे 3 मिथाइल जुड़े हुए, क्वाटरनरी हो गया, दिस इज़ 4 डिग्री, दिस इज़ 1 डिग्री वाला, ये आपका सेकेंडरी हो गया बेटा, और ये वाला क्या हो गया, 3 डिग्री हो गया, तो ये भी आंसर होगा। इस वाले में कोई टर्शरी नहीं है, इसमें क्या है 3 डिग्री नहीं है, हमें दिख रहा है कोई 3 डिग्री नहीं है, ये आंसर नहीं हो पाएगा। यहाँ पे हम बात करेंगे तो प्राइमरी है, सेकेंडरी है बेटा, टर्शरी है, क्वाटरनरी है, ये आंसर हो जाएगा, है ना। आसान है, मुझे नहीं लगता बहुत एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, वेरी बेसिक। और जो लास्ट वाला है उसमें क्वाटरनरी नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। तो ACEG करेक्ट आंसर वुड बी 4, ठीक है। इंटीजर टाइप था, क्या होगा करेक्ट आंसर बेटा 4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 DU पूछ रखी है यार, इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा। देखिए 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। द वेरी इजी मेथड इज की डबल बॉन्ड गिन लो और बेटा साइकिल गिन लो, है ना। तो देखिए यहाँ पे CN बना रखा है, CN बना रखा है, तो क्या हो जाएगा, तो भाई C ट्रिपल बॉन्ड N होता है ना बेटा, तो 2 यहाँ पे हो गए पाई बॉन्ड्स। फिर आपके पास पहली वाली रिंग में 3 पाई बॉन्ड हो गए, इस वाली रिंग में 2 पाई बॉन्ड हो गए, इस वाली रिंग में 2 पाई बॉन्ड हो गए, 1 पाई बॉन्ड एल्डिहाइड में आ गया, और 2 पाई बॉन्ड ये रहे, ठीक है। ये तो हो गए बेटा पाई, कितने हो गए 2 3 5 7 9 10 to 12, प्लस आपके पास क्या हो गई 4 वहाँ पे रिंग्स है बेटा, तो 16 हो गया। लेकिन आंसर रिप्रेजेंट करना है सम ऑफ डिजिट्स, तो 1 + 6 कितना हो जाएगा बेटा 7, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 7। अनदर मेथड क्या हो सकता है बेटा आपका, कि आप पागलों की तरह जो है इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन वगैरह सब गिनो और फॉर्मूला लगाने बैठ जाओ, देखो वो भी कर सकते हो ना। तो जैसे अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे ऑक्सीजन बेटा 4 हैं, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 हैं, कार्बन यहाँ पे कितने हैं देखिए 6 पहले वाली रिंग में हो गए, दूसरी वाली में 4 हो गए 10, तीसरी वाली में 3 हो गए 10 3 13, एंड देन 14 15 16 17। कर देता हूँ आपकी खुशी के लिए ये वाला मेथड भी, कार्बन 17 है, गिन लो सब कुछ, है ना। हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ है, 2 3 4 5 6, कितने हो गए 6 हाइड्रोजन। तो देखिए 17 के अकॉर्डिंग कितने होने चाहिए थे, 17 × 2 + 2, तो कितने होने चाहिए थे बेटा 36, लेकिन है कितने 6, लेकिन नाइट्रोजन भी है 2, नाइट्रोजन के लिए प्लस लगाना पड़ेगा, 2 नाइट्रोजन / 2, ऑक्सीजन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हेलाइड्स को माइनस करना पड़ता। ओके, तो 36 - 6 करोगे बेटा 30 आ गया, 30 + 2 कितना आ गया बेटा आपका यहाँ पे 32/2 gives us 16, 1 + 6 अगेन आंसर वुड बी 7। तो ऐसे भी कर सकते हो जो फॉर्मूले से कंफर्टेबल है, लेकिन फॉर्मूले से ना कई बार मतलब हाँ, फॉर्मूला ऑलवेज वर्क्स, जब तक कि आपको बहुत बड़ा सा कुछ भयानक कुछ दे दिया हो, फॉर्मूला इट विल वर्क, है ना। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आपसे बोला गया है बेटा टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द अबव कंपाउंड। भाई फंक्शनल ग्रुप गिनने हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं बेटा। तो देखिए भाई फंक्शनल, यहाँ पे अल्कोहल मिल गया मुझे, 1 फंक्शनल ग्रुप हो गया, अमीन मिल गया 2 हो गया, दिस इज एस्टर 3 हो गया, ये क्या है नाइट्राइल साइनाइड है ना 4 हो गया, यहाँ पे ये अमाइड है ना, क्योंकि इस तरह से ही तो है ना यार, CO उसी कार्बन से N अटैच्ड है, तो ये अमाइड हो गया। फिर देखिए ये 1 डिग्री अमीन था, क्योंकि इसमें क्या एक कार्बन से कनेक्टेड है। ये वाला जो अमीन है बेटा ये कितना हो जाएगा 3 कार्बन से, ये 3 डिग्री हो जाएगा, तो वो भी अलग अलग फंक्शनल ग्रुप काउंट होते हैं। ये थोड़ा सा जो आप मिस कर सकते थे, और अगेन आंखों का धोखा हो सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे N से जोड़ रखा है, वहाँ पे C से जोड़ रखा था, तो ये तो बेटा आइसोनाइट्राइल या आइसोसाइनाइड है, और वो क्या था साइनाइड था, तो ये भी अलग है। तो देखिए अल्कोहल इज़ 1 डिग्री अमीन इज़ 2, एस्टर इज़ 3, साइनाइड इज़ 4, अमाइड इज़ 5,
दिस N इज 6 एंड आइसोसाइनाइड इज 7। कितने हैं बेटा टोटल? 7 फंक्शनल ग्रुप्स यहाँ पे आपके हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं बेटा। मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए पेपर बहुत आसान था, आपने भी रियलाइज़ किया होगा, है ना। तो आई होप कि आपका स्कोर अच्छा रहा होगा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, इट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग IUPAC नेम इज आर इनकरेक्ट। कौन सा नाम जो है गलत है? ओके तो पहला पढ़िए बेटा, 1 अमीनो 1 ऑक्सोब्यूटेन बनाते हैं। ब्यूटेन 1 पे अमीनो, मतलब ऐसा कुछ बोलना चाह रहा है NH2, और 1 पे ये ऑक्सो। ये तो अमाइड हो गया ना यार, CONS2। ये अब अमीनो ऑक्सो थोड़ी लगाओगे आप, दिस इज अमाइड, है ना। तो ब्यूटेन अमाइड बोल सकते हो। तो पहला वाला गलत है। दूसरा है बेटा 2 इथाइल और 6 मिथाइल हेप्टेन। देखिए कितनी बकवास बात है, 2 पे आप इथाइल लगा ही नहीं सकते हो ना यार। तो हेप्टेन बोल रहा है, फिर बोल रहा है 2 पे इथाइल। इथाइल बोलोगे तो चेन नहीं बदल जाएगी क्या यार? 2 इथाइल 6 मिथाइल, 1 2 3 4 5 6 पे मिथाइल, तो चेन तो ये हो गई ना यार। 2 पे इथाइल लगाया तो अब तो ऑक्टेन बन जाएगा ना यार, हेप्टेन थोड़ी बचेगा। तो ये भी गलत है। 3 5 डाइमिथाइल हेक्सेन, तो 1 2 3 5 6, और बोल रहे हैं 3 5 डाइमिथाइल। ओके दिस इज 4, माय बैड, 3 5, तो 3 5 नहीं होगा ना, लोएस्ट लोकेंट फॉलो नहीं किया बेटा यहाँ पे, तो नंबरिंग इधर से करेंगे ना फिर। तो 2 2 4 डाइमिथाइल आ जाएगा, ये भी गलत है। तो मल्टीपल चॉइस था, तो A भी अपना आंसर होगा, B भी आंसर होगा, C भी आंसर होगा, अपने को इनकरेक्ट निकालना था। ठीक है, और लास्ट है 2 कार्बोक्सी और पेंटेनॉइल क्लोराइड। एक बात देखिए, बोल रहा है 2 कार्बोक्सी 3 4 डाइमिथाइल पेंटेनॉइल क्लोराइड। ऑयल क्लोराइड है, उसको इन्होंने क्या है, मेन फंक्शनल ग्रुप बना दिया है। और कार्बोक्सिलिक बेचारे को इन्होंने क्या कर दिया है, वहाँ पे दरकिनार कर दिया है। भाई प्रायोरिटी ऑर्डर अगर आपको याद हो बेटा, तो कार्बोक्सिलिक सबसे ऊपर आता है, कार्बोक्सिलिक सल्फोनिक, तो ऑयल क्लोराइड तो उसके बाद आएगा ना यार। तो ये भी गलत है बेटा। यहाँ पे इन्होंने प्रायोरिटी दी है किसको? हेलाइड को, है ना। मतलब ऑयल क्लोराइड, या है ना, मतलब जो डेरिवेटिव है आपका कार्बोक्सिलिक का, हेलाइड वाला, उसको इन्होंने प्रायोरिटी दी है। लेकिन डेरिवेटिव से पहले खुद कार्बोक्सिलिक एसिड का नंबर आता है नेमिंग में, तो उसको प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कंसिडर करना था। तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो ऑल ऑफ देम वुड बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17, A B C D। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं कोई और क्वेश्चन तो नहीं बचा है ऑर्गेनिक का। जी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा अपना जो है डिस्कशन समाप्त होता है। और मेरे ख्याल से काफ़ी आसान जो है आपका पेपर था ये, और आपके अच्छे मार्क्स आए होंगे। नेक्स्ट पेपर आपका काफ़ी टाइम के बाद है ना, लगभग 1 मंथ का अगेन गैप है। तब तक के लिए मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी सब बच्चों से कि जैसे कुछ बच्चे अभी भी 11th का बैकलॉग कवर करने में लगे हुए हैं, प्लीज़ ऐसा ना करें। मतलब देखिए, आपको अगर 11th का बैकलॉग कवर करना है तो एक तो आपको बहुत टाइम ऑलरेडी दिया जा चुका है बेटा, लेकिन फिर भी मैं समझ सकता हूँ, चलो बहुत सारे इश्यूज़ रहे हों बीच में, उस तरह पढ़ने का मन है क्या हो या ब्ला ब्ला। तो आप 12th का टाइम मत निकाल के दो 11th को यार, 12th का टाइम 12th को दो अभी, है ना। तो अगर आप इफ़ यू आर सपोज टू complete 3 lectures a day and then homework for 12th class, then do that first, and if you can put more hours then you can put them for 11th class। लेकिन ऐसा नहीं कि आप 11वीं पढ़ रहे हो और 12वीं में बैकलॉग कर रहे हो, क्योंकि पैरेलल जो चल रहा है सबके साथ, आप ग्रुप पे डाउट्स भी पूछे जा रहे हैं बच्चों के द्वारा, लाइव सेशन भी हैं, आप हाथों हाथ जो है टीचर्स से भी कनेक्ट हो सकते हो सिमिलर चीज़ के लिए। मान लीजिए यहाँ से 4 चैप्टर आगे रिएक्शन मैकेनिज्म में हम चले गए हैं, फिर आप मान लीजिए सॉल्यूशन या काइनेटिक्स कर रहे हो, तो मतलब ये बहुत ही सिली बात है ना। तो आप 12th अगर चल रहा है तो यहाँ पे आप कोशिश कीजिए कि 11th वाला हाल ना हो, बैकलॉग ना हो। ठीक है, कई बच्चों को फ़ोन करके समझाया जा रहा है, तो वो समझने की हमें ज़रूरत है। ठीक है, और इसी के साथ विदा लेते हैं बेटा, मिलते हैं अगले आपका जो डिस्कशन होगा उसमें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।